क्यों हैं। दृश्य एक चमकदार रोशनी वाली विला में बदलता है। लांगियन ने जूनियर ब्रदर लिन से कहा कि वे सभी मटेरियल को मिलकर पैसे में बदल देंगे और उसके बाद वह उसका और निंग का हिस्सा उन्हें ट्रांसफर कर देगी। फिर उसने उसे एक बैग दिया और कहा कि इसमें वादा किया हुआ आइस प्लूटियर और 10 आइस एलिमेंट एसेंस हैं। लिन ने उसे स्वीकार किया और धन्यवाद कहा। लांगियन ने आगे कहा कि ड्रैगन के घोंसले में मिला एग एक डीमन टाइप पालतू जीव का एग है और उसे लापरवाही से हैच नहीं करना चाहिए। उसने चेतावनी दी कि जो अंधेरा कमरा उन्हें मिला था उसका संबंध रेड मून ग्रुप से हो सकता है। रेड मून ग्रुप का नाम सुनते ही लिन और निंग दोनों चौंक गए। उसने उन्हें याद दिलाया कि वे फॉलन वंस के बारे में पहले से सुन चुके होंगे और बताया कि रेड मून ग्रुप एक दुष्ट पंथ है जिसके मुख्य सदस्य सभी फॉलन वंस हैं। उसने समझाया कि अगर सिम्बियोसिस ग्रुप केवल परेशान करने वाले कीड़े थे तो रेड मून ग्रुप एक ऐसा शैतान है जो पूरी दुनिया को खाई में धकेलना चाहता है। उसने यह भी कहा कि कई बड़े आतंकवादी हमलों के पीछे उनकी छाया रही है जिनसे अलायंस हिल गया था और उनकी साजिशों के कारण अनगिनत नागरिक और बीस्ट मास्टर्स मारे गए। उसने यह भी बताया कि डीमन टाइप पालतू जीव के एग केवल विशेष समनिंग रिचुअल के जरिए ही मिलते हैं। फिर भी ऐसा एग अचानक स्कूल के सीक्रेट रेल में दिखाई दिया। लिन ने पूछा कि क्या सीनियर सिस्टर का मतलब है कि उनके स्कूल में रेड मून ग्रुप के सदस्य हो सकते हैं। लांगियन ने जवाब दिया कि यह केवल सबसे खराब संभावना है और यह भी हो सकता है कि किसी रिचुअल के अवशेष गलती से सीक्रेट रेल में पहुंच गए हों। डीमन एग के बारे में उसने कहा कि सबसे अच्छा होगा कि मौका मिलते ही इसकी रिपोर्ट कर दी जाए और इसे नष्ट कर दिया जाए। अनिंग और लिन ने बार बार सिर हिलाकर कहा कि वे समझ गए। मैन ने हाथ हिलाया और कहा कि इतनी गंभीर बातों को छोड़ दें। जूनियर ब्रदर लिन को संपर्क में रहने को कहा और उसे कभी भी ड्रैगन हार्ट क्लब पर आने का स्वागत किया। शनी भी अपनी बहन की तरह मुस्कुराते हुए बोली कि ज़रूरत हो तो वह उसे कभी भी कॉल कर सकता है। लिन और निंग ने विनम्रता से कहा कि ठीक है। सीनियर सिस्टर्स को अलविदा कहा और बताया कि वे अब जा रहे हैं। शाम ढलते ही निंग ने अपने भाई से पूछा कि आगे उसकी क्या योजना है। उसने कुछ देर सोचा और कहा कि आइस क्वीन अब विकसित हो सकती है, इसलिए वह बाकी मटेरियल खरीदने जाएगा। रात पूरी तरह हो गई। लिन के डॉर्म रूम में आइस क्वीन खड़ी थी और उस हरे एग को देख रही थी जो हल्का कांप रहा था और जिसमें एक श्रेष्ठ आइस एलिमेंट एसेंस था। लिन आइस क्वीन को बुलाया। वह एक प्यारी छोटी लड़की जैसी प्रकट हुई। लिन की उंगली को हल्के से काटते हुए शरारती हंसी हंसने लगी। लिन ने मन ही मन सोचा कि अभी भी कुछ कमी महसूस हो रही है। अचानक उसे कुछ याद आया और वह बोला कि उसने अभी तक अचीवमेंट रिवॉर्ड्स क्लेम नहीं किए। उसे याद आया कि 2 इग्नस रॉक ड्रैगन को हराने के बाद अबिसल फ्रॉस्ट जायंट स्पिरिट ने एक नया अचीवमेंट अनलॉक किया था, लेकिन जल्दी में निकलने के कारण उसने ध्यान से नहीं देखा था। एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया जिसमें बताया गया कि एक अचीवमेंट अनलॉक हुआ है। ड्रैगन स्लेयर ड्रैगन टाइप बीस्ट को पहली बार मारने पर मिला, जिसके रिवॉर्ड में 500 अचीवमेंट पॉइंट्स, 10 लो ग्रेड डार्क एलिमेंटल एसेंस, एक ड्रैगन फैंग, एक ड्रैगन ब्लड और एक ड्रैगन हार्ट शामिल थे। वह खुशी से उछल पड़ा और सोचा कि इनाम बेहद उदार है। फिर उसे एहसास हुआ कि ड्रैगन स्लेयर के रिवॉर्ड लगभग सभी ड्रैगन के विकास के मटेरियल हैं जो इग्नस रॉक ड्रैगन को हैच करते समय बेहद उपयोगी होंगे। उसने संतोष के साथ यह भी नोट किया कि उसने पहले एक बर्स्ट सीड कार्ड इस्तेमाल किया था, लेकिन एंड्स शेकिंग ट्री अचीवमेंट से उसे एक और मिल गया। एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दिया जिसमें बताया गया कि रिवाइवल पोशन एक चमत्कारी औषधि है जिसमें शक्तिशाली जीवन शक्ति होती है। इसे पीने पर सभी चोटें तुरंत ठीक हो जाती हैं और यह बीस्ट मास्टर्स तथा उनके पालतू जीव दोनों के लिए प्रभावी है। इसके बाद ग्रोथ क्रिस्टल के बारे में बताया गया कि यह एक अनोखा क्रिस्टल है जो पालतू जीव की क्षमता को उत्तेजित कर उसकी वृद्धि को तेज करता है और चुने गए पालतू जीव की ग्रोथ रेट 10% बढ़ा देता है। हालांकि यह प्रभाव केवल रैंक 7 से नीचे के पालतू जीवों पर लागू होता है। साथ ही इवोल्यूशन स्टोन को एक अजीब क्रिस्टल बताया गया जिसमें विकास की शक्ति होती है। इसे अवशोषित करने के बाद यह पालतू जीव की विकास क्षमता को सक्रिय करता है जिससे वह तुरंत पूर्ण वृद्धि तक पहुंचकर विकसित हो सकता है, लेकिन विकास के बाद उसकी रैंक 5 से अधिक नहीं हो सकती। लिन ने मन ही मन कहा कि तीसरे पालतू जीव के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इवोल्यूशन स्टोन बिल्कुल सही समय पर मिला है और यह बेहद उपयोगी है। अचानक एक अजीब आवाज ने उसका ध्यान खींचा और उसने सोचा यह क्या है। तभी उसे समझ आया कि एक एग हैच हो रहा है और वह चौंक गया, ये कहते हुए कि उसका बिस्तर खराब हो गया। उसके सामने एक बेहद सुंदर लड़की प्रकट हुई जो स्नो मेडान से भी ज्यादा आकर्षक थी।
सिस्टम ने उसकी पहचान फ्रॉस्ट ब्लू मेडान के रूप में की, जो आइस टाइप पालतू जीव है, रैंक 5 स्टेज 1 और जिसकी ग्रोथ रेट 0% है। उसका अगला विकास रूप आर्कटिक प्रिंसेस बताया गया, जिसकी शर्तें थीं ग्रोथ रेट 100% तक बढ़ाना, 30 लो ग्रेड आइस एलिमेंटल स्टोन्स और 1 मिलेनियम आर्कटिक आइस। लिन ने आइस क्वीन से पूछा कि क्या उसके और अर्थ स्पिरिट फ्यूजन के बीच कोई असामान्य अनुनाद है। फिर उसने अनुमान लगाया कि सिर्फ इसलिए कि उसकी रैंक अर्थ स्पिरिट से अधिक है, इसका मतलब यह नहीं कि सोल फ्यूजन टेक्निक उपयोग नहीं किया जा सकता। आइस क्वीन ने प्यारे तरीके से सिर हिलाकर मना किया और लिन ने आत्मविश्वास से कहा कि यह अच्छी खबर है, क्योंकि एक बार फ्यूजन फॉर्म अनलॉक हो जाए तो अलग रैंक के पालतू जीव भी फ्यूज हो सकते हैं। उसने नोट किया कि आइस क्वीन पहले ही रैंक 5 पर है, जबकि अर्थ स्पिरिट अभी विकसित होने से थोड़ा पीछे है। आइस क्वीन चुपचाप असहाय बनी रही। एक और सिस्टम पैनल दिखाई दिया जिसमें अर्थ स्पिरिट की जानकारी थी। उसे रॉक और गोस्ट डुअल टाइप पालतू जीव बताया गया, रैंक 4 स्टेज 5, जिसकी ग्रोथ रेट 73% है। उसका अगला विकास रूप रॉक गॉड सोल्जर था, जिसके लिए ग्रोथ रेट 100%, 10 लो ग्रेड अर्थ एलिमेंटल स्टोन्स और एक बाउंडलेस अर्थ की जरूरत थी। लिन ने कहा कि उनकी वर्तमान क्षमता के आधार पर दोनों पालतू जीव पहले ही मूल्यांकन पास करने के योग्य हैं। बीस्ट मास्टर परीक्षा केंद्र में अधिकारी ने गला साफ किया और सभी को शांत रहने का आदेश दिया। उसने उम्मीदवारों को ट्रायल की कठिनाई चुनने का निर्देश दिया और परंपरा के अनुसार सलाह दी कि वे अपनी शक्ति के अनुसार मूल्यांकन कठिनाई चुनें। उसने चेतावनी दी कि बहुत ऊंचा लक्ष्य न रखें और इस मूल्यवान अवसर को बर्बाद न करें। अपने सहायक की ओर मुड़कर याजुपिंग ने पूछा कि क्या चयन हो गया है। सहायक ने जवाब दिया कि चयन पूरा हो चुका है। इसके बाद एक पत्थर की पट्टिका दिखाई गई जिसमें परिणाम प्रदर्शित थे। एक व्यक्ति ने सुपीरियर कठिनाई चुनी थी, 4 ने हाई कठिनाई चुनी, 34 ने मीडियम कठिनाई चुनी और 24 ने लो कठिनाई चुनी। याजुपिंग ने आश्चर्य से प्रतिक्रिया दी और पूछा कि क्या सच में किसी ने सुपीरियर कठिनाई चुनी है। सहायक ने पुष्टि की कि उम्मीदवार लिनसेड है, जो जंगनिंग कॉलेज का प्रथम वर्ष का छात्र है, और उसने यह भी बताया कि 2 महीने पहले पिंघाई शाखा से खबर आई थी कि एक उम्मीदवार ने सुपीरियर कठिनाई अप्रेंटिस मूल्यांकन पास किया था, जिसका नाम भी लिन था। याजुपिंग ने समझते हुए सिर हिलाया और कहा कि उसने लिन की उपलब्धियों के बारे में सुना है और उसे प्रतिभाशाली कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि उसने उम्मीद जताई कि लिन वास्तव में सुपीरियर कठिनाई वाले ब्रॉन्ज स्तर को पास कर सकेगा। फिर उसने सभी उम्मीदवारों को तैयारी करने की घोषणा की, क्योंकि मूल्यांकन शुरू होने वाला था। अरीना के अंदर काउंटडाउन गूंजा और मूल्यांकन शुरू हो गया। लिन ने सोचा कि क्या यह अभी भी डुअल अरीना मोड है। एक सिस्टम घोषणा हुई जिसमें बताया गया कि मूल्यांकन आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। सुपीरियर कठिनाई में कुल 5 चरण हैं और प्रतिभागियों को तैयार रहना चाहिए। अचानक भयानक भूतिया चूहों का झुंड बाहर निकला, जिन्हें अबिसल फेरोशियस रैट्स के रूप में पहचाना गया। वे डार्क और फायर डुअल टाइप जीव थे, रैंक 3 स्टेज 9। सिस्टम ने एक नई स्किल की घोषणा की, स्नो मेडन साई, जो अत्यधिक ठंड वाली बर्फीली धुंध बनाती है और सामने पंखे के आकार वाले क्षेत्र में भारी आइस डैमेज देती है। इस शक्ति का उपयोग करते हुए स्नो मेडन ने पूरे चूहों के झुंड को तुरंत जमा दिया। जल्द ही नोटिफिकेशन आया कि पहला स्तर साफ हो गया है और चुनौती जारी रहेगी। नए खुले गेट से एक डरावना 4 सिर वाला सर्प जैसा दानव निकला, जिसे मल्टी हेडेड लिजर्ड बीस्ट बताया गया, रैंक 4 स्टेज 2। फ्रॉस्ट ब्लू मेडान ने हाथ उठाया और आइस शावर छोड़ा। रैंक 4 स्टेज 5 के नाइट शेड डार्क टाइप भयानक जीवों का पूरा समूह तुरंत जम गया। सिस्टम घोषणा फिर गूंजी कि तीसरा स्तर साफ हो गया है और चुनौती जारी रहेगी। इस बार दुश्मन डीमन गोस्ट थे, डार्क टाइप भयानक जीव, रैंक 4 स्टेज 8। थोड़ी देर बाद घोषणा हुई कि चौथा स्तर भी साफ हो गया है और चुनौती जारी रहेगी। याजुपिंग अविश्वास में चिल्लाए बिना नहीं रह सका और पूछा कि यह कैसे संभव है। उसने कहा कि डीमन गोस्ट बेहद शक्तिशाली और उग्र जीव हैं, फिर भी उन्हें तुरंत मार दिया गया। कुछ देर बाद वह शांत हुआ और बोला कि केवल डीमन गोस्ट ही नहीं, बल्कि बाकी सभी भयानक जीव भी एक ही वार में खत्म हो गए। उसने इसे पूरी तरह क्लीन स्वीप बताया और सोचा कि क्या लिन का पालतू जीव पहले ही रैंक 5 से ऊपर पहुंच चुका है, जबकि लिन केवल 18 साल का है। उसके पास खड़े सहायक ने बताया कि पहली बार मूल्यांकन देते समय भी यही हुआ था। तब भी लिन ने सुपीरियर कठिनाई आसानी से पार कर ली थी।
पिंगहाई शहर की बीस्ट टेमिंग एसोसिएशन ने उसे निमंत्रण भी दिया था, लेकिन लिन ने मना कर दिया था। ये सुनकर याजुपिंग ने आह भरी और कहा कि अब समझ आया कि लिन ने सुपीरियर कठिनाई चुनने की हिम्मत क्यों की। हालांकि उसने कहा कि अंतिम बॉस रैंक 5 ब्रॉन्ज ड्रैगन इतना आसान नहीं होगा, लेकिन जब स्नो मेडन ने भारी शक्ति से उस दानव को दबा दिया, याजुपिंग का मुंह खुला रह गया। उसने हैरानी से सोचा कि क्या यह सच में ऐसे ही खत्म हो गया और क्या लिन ने बस अपना दूसरा पालतू जीव बुलाकर तुरंत जीत हासिल कर ली। उनके पीछे भीड़ अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगी। एक व्यक्ति झुंझलाकर बोला कि वह उस भयानक जीव को मारने के बहुत करीब था। दूसरा शिकायत करने लगा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि इजी कठिनाई भी इतनी मुश्किल होगी, खासकर जब अंतिम प्रतिद्वंद्वी रैंक 3 स्टेज 7 का निकला। अचानक कोई जोर से हंस पड़ा और चिल्लाया कि उसने आखिर कर दिखाया और गर्व से घोषणा की कि अब वह ब्रॉन्ज बीस्ट मास्टर है। उसने बताया कि उसने हाई कठिनाई चुनी थी। एक और व्यक्ति ने घमंड से कहा कि हाई कठिनाई चुनने वाले 4 लोगों में केवल वही सफल हुआ। धारीदार शर्ट पहने एक आदमी असहज होकर बोला कि कुछ सही नहीं लग रहा। दूसरे ने उलझन में पूछा कि उसका क्या मतलब है। धारीदार शर्ट वाले ने ब्रॉन्ज ड्रैगन की ओर इशारा किया। उसके विशाल आकार पर जोर देते हुए कहा कि वह कम से कम रैंक 5 का है। उसने सवाल उठाया कि इतनी रैंक का भयानक जीव ब्रॉन्ज मूल्यांकन में कैसे आ सकता है। यह सुनकर सभी हैरानी से सांस रोक बैठे। अचानक किसी ने लिन को पहचान लिया और कहा कि वही है जिसने सुपीरियर कठिनाई चुनी थी। उन्होंने कहा कि वह जाना पहचाना लग रहा है और जल्द ही उसका नाम याद आ गया, लिन। एक अन्य व्यक्ति ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उसने उसे पिंगहाई सिटी की परीक्षा के दौरान भी देखा था, जहां उसने तब भी सुपीरियर कठिनाई आसानी से पास कर ली थी। किसी और ने हैरानी से पूछा कि क्या यह सच है। उसी समय सिस्टम घोषणा पूरे हॉल में गूंजी, जिसमें बधाई देते हुए बताया गया कि चुनौतीकर्ता ने स्तर साफ कर लिया है और सफलतापूर्वक सुपीरियर ब्रॉन्ज मूल्यांकन पास कर लिया है। घोषणा में लिन के इनाम भी बताए गए। उसका फिजिक 13.5 से बढ़कर 18.5 हो गया। उसका स्पिरिट 15 से बढ़कर 23 हो गया। उसके निर्धारित पालतू जीव की ग्रोथ रेट 30% बढ़ गई और फ्रॉस्ट ब्लू मेडन की वर्तमान ग्रोथ रेट अब 30% हो गई। साथ ही उसका स्तर रैंक 5 स्टेज 3 पहुंच गया। लिन संतोष से सोचने लगा कि परिणाम बुरे नहीं हैं। याजुपिंग आगे बढ़ा और लिन को बधाई दी, खुद को मूल्यांकन के परीक्षकों में से एक बताते हुए। उसने कहा कि जब वह लिन की उम्र का था तब उसके पास केवल 2 रैंक 3 पालतू जीव थे। उसने लिन की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह फेडरेशन में ब्रॉन्ज स्तर की सुपीरियर कठिनाई पास करने वाला पहला बीस्ट मास्टर है और पूछा कि क्या वह बीस्ट टेमिंग एसोसिएशन में शामिल होना चाहता है। लिन ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि वह फिलहाल केवल अपनी साधना पर ध्यान देना चाहता है। यांग ने उसे रोकने की कोशिश की, अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए स्वीकार किया कि वह जल्दबाजी कर बैठा था। उसने यह भी कहा कि पिंगहाई सिटी में भी लिन ने उनका निमंत्रण ठुकरा दिया था। उसने बताया कि भविष्य में अगर लिन कभी बीस्ट टेमिंग एसोसिएशन में रुचि ले या मदद की ज़रूरत हो तो वह कभी भी संपर्क कर सकता है। लिन ने कार्ड विनम्रता से स्वीकार किया और धन्यवाद कहा। बाद में अपने अपार्टमेंट में लिन ने ड्रैगन का एग हाथ में लिया और याद किया कि सीनियर सिस्टर कू ने कहा था कि जैसे ही वह ड्रैगन एग में स्पिरिट पावर डालेगा वह हैच हो जाएगा और वह उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकेगा। उसी समय लिन को भीतर बेचैनी महसूस हुई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ऊर्जा की खपत बहुत अधिक है। 2300 स्पिरिट पावर होने के बावजूद उसे भारी दबाव महसूस हुआ और उसने सोचा कि एक सामान्य ब्रॉन्ज स्तर का बीस्ट मास्टर शायद तुरंत ही थक जाए। अचानक एग कांपने लगा। लिन ने सोचा क्या यह हो गया और वह झिझक गया, खुद से पूछते हुए कि क्या उसे हैच होने में मदद करनी चाहिए। उसी समय ड्रैगन के अंडे पर धीरे धीरे दरारें आने लगीं। फिर अचानक अंडा फूटा और उसमें से एक छोटा प्यारा सा ड्रैगन बेबी बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने अपने टूटे हुए अंडे के खोल को ही खाने लगा, मानो वही उसका पहला भोजन हो। ड्रैगन आराम से मिठाइयाँ खा रहा था जबकि लिन उसके सिर पर हल्के से हाथ फेर रहा था। उसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसमें बताया गया कि यह इग्नस रॉक ड्रैगन हैचलिंग है, डार्क और रॉक टाइप पालतू जीव, रैंक 1 स्टेज 1, ग्रोथ रेट 0%।
इसके पास ड्रैगन ब्रेथ और रॉक स्प्लिटिंग क्लॉ जैसी स्किल्स थीं और इसकी ब्लड लाइन का मार्ग विकास शक्ति की खोज पर केंद्रित था, जो लगातार उसके शरीर, ताकत और डार्क एलिमेंट पर नियंत्रण को बढ़ाता है तथा अधिकतम किंग ग्रेड तक पहुंचने की क्षमता रखता है। सिस्टम ने आगे बताया कि उसका अगला विकास रूप इग्नस रॉक ड्रैगन जुवेनाइल है, जिसके लिए ग्रोथ रेट 100%, 5 लो ग्रेड डार्क एलिमेंटल एसेंस और एक ड्रैगन फैंग चाहिए। लिन ने चुपचाप जानकारी का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि कोई छिपा हुआ विकास मार्ग नहीं है। फिर भी उसने सोचा कि यह स्वीकार्य है, क्योंकि ड्रैगन की मूल क्षमता पहले ही किंग ग्रेड है और भले ही अन्य छिपे मार्ग हों, वे शायद इससे बेहतर न हों। उसने सोचा कि हालांकि ड्रैगन अभी रैंक 1 स्टेज 1 पर है, शुद्ध रक्त ड्रैगन शुरुआती चरणों में बहुत तेजी से बढ़ते हैं और उसके पास विकास के लिए जरूरी मटेरियल पहले से मौजूद है। उसकी प्रारंभिक योजना थी कि वह अचीवमेंट पॉइंट से ग्रोथ रेट बढ़ाए, उपलब्ध मटेरियल के साथ मिलाकर ड्रैगन को सीधे रैंक 3 तक अपग्रेड कर दे। लेकिन उसके मन में हल्की झिझक आई, क्योंकि उसे लगा कुछ ठीक नहीं है। ड्रैगन उसकी सोच समझ नहीं पाया और उलझन में आवाज निकाली। लिन ने सिस्टम पैनल की ओर इशारा करते हुए ड्रैगन से कहा कि अगर वह इसे कमरे के अंदर अपग्रेड करेगा तो यह अचानक बड़ा होकर कमरा तोड़ सकता है, और उसे राहत हुई कि उसने समय रहते यह बात सोच ली। सिस्टम ने उससे पूछा कि क्या वह अचीवमेंट पॉइंट्स खर्च कर पालतू जीव की ग्रोथ रेट बढ़ाना चाहता है। लिन ने बिना झिझक पुष्टि कर दी। ऐसा करते हुए उसने हिसाब लगाया कि ड्रैगन पहले ही विकास मटेरियल खा चुका है और अब केवल ग्रोथ रेट बढ़ाना बाकी है। अचानक तेज रोशनी का विस्फोट हुआ। लिन स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने जबरदस्त ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस की, जो तूफान जितने प्रचंड लग रहे थे, और वह सोचने लगा कि क्या यही वास्तव में ड्रैगन जाति की असली प्रकृति है। जब रोशनी खत्म हुई, बैंगनी ड्रैगन विकसित होकर इग्नस रॉक ड्रैगन जुवेनाइल बन गया, रैंक 3 स्टेज 3। उसने एक शक्तिशाली दहाड़ लगाई और फिर धीरे से सिर झुका लिया। लिन ने हाथ उठाकर अभिवादन किया और ड्रैगन ने नरम आवाज में प्रतिक्रिया दी। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और संतोष से देखा कि वह काफी बड़ा हो गया है और आश्चर्यजनक रूप से बहुत शांत स्वभाव का है। उसने एक हरा एग निकाला और ड्रैगन को उसे भी खाने के लिए कहा। सिस्टम ने घोषणा की कि वह वस्तु इवोल्यूशन स्टोन है, एक अजीब क्रिस्टल जिसमें विकास की शक्ति होती है। इसे अवशोषित करने पर यह पालतू जीव की विकास क्षमता को सक्रिय करता है, उसे तुरंत पूर्ण वृद्धि तक पहुंचाकर विकसित कर देता है। हालांकि उसकी रैंक 5 से अधिक नहीं हो सकती। इसके बाद ड्रैगन फिर विकसित हुआ और इग्नस रॉक ड्रैगन एडल्ट बन गया, रैंक 4 स्टेज 4, जिसकी ग्रोथ रेट फिर से 0% हो गई। अब उसकी क्षमताओं में उन्नत ड्रैगन ब्रेथ और रॉक स्प्लिटिंग क्लॉ के साथ नई स्किल्स भी शामिल थीं। शैडो कॉइल, जो डार्क एलिमेंट से लक्ष्य को बांधती है और अनिवार्य डार्क डैमेज देती है, तथा डेथ ग्रिप, जो डार्क ऊर्जा का विशाल हाथ बनाकर नुकसान और श्राप जैसे करप्शन, डर और कमजोरी पैदा करती है। यह देखकर लिन ने महसूस किया कि इग्नस रॉक ब्लड मिस्ट नाम की स्किल अभी अनलॉक नहीं हुई है, संभवतः क्योंकि ड्रैगन का स्तर अभी पर्याप्त नहीं है। उसने आकलन किया कि 2 रैंक 4 पालतू जीव और एक रैंक 5 पालतू जीव होना वर्तमान चरण के लिए पहले ही बहुत शक्तिशाली है। सोचने के बाद उसने ड्रैगन से पूछा कि क्या वह अपने शरीर का आकार नियंत्रित कर सकता है। ड्रैगन ने हाँ में जवाब दिया और अचानक छोटा हो गया। लिन मन ही मन हंसा और संतुष्ट हुआ, यह सोचकर कि अच्छा हुआ ड्रैगन आकार नियंत्रित कर सकता है, नहीं तो घर के अंदर उसे बुलाना संभव नहीं होता। कुछ दिनों बाद एक परिचित आवाज ने छात्रों को बुलाया। शिक्षक ने बताया कि एक महत्वपूर्ण सूचना है और समझाया कि वार्षिक स्कूल प्रतियोगिता 1 सप्ताह बाद होने वाली है। कक्षा तुरंत उत्साह से भर गई। उधर लिन चुपचाप मन में स्कूल प्रतियोगिता शब्द दोहराने लगा। तभी सिस्टम अचानक सामने आया और घोषणा की कि एक विशेष अचीवमेंट क्वेस्ट अनलॉक हुई है। क्वेस्ट में आने वाली स्कूल प्रतियोगिता जीतना और जंगनिंग एकेडमी का शीर्ष छात्र बनना था। इनाम में 1500 अचीवमेंट पॉइंट्स, एक स्पिरिट टेक्निक स्क्रोल और एक रैंडम आर्टिफैक्ट शामिल था। लिन मुस्कुराया, क्योंकि नए अचीवमेंट अनलॉक हुए थे और इनाम बहुत उदार थे। उसने हाथ उठाकर पूछा कि क्या निचली कक्षाओं के छात्र भी भाग ले सकते हैं। शिक्षक ने तुरंत हाँ कहा और बताया कि नियमों के अनुसार कोई भी छात्र कक्षा की परवाह किए बिना भाग ले सकता है। हालांकि उसने समझाया कि प्रतियोगिता नॉकआउट फॉर्मेट में होती है और अधिकांश प्रथम वर्ष के छात्र केवल अनुभव के लिए भाग लेते हैं, केवल कुछ अपवाद होते हैं। फिर भी उसने सभी को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। छात्रों में से किसी ने धीरे से कहा कि कुछ लोगों की बात घुमाकर कहने की बजाय सीधे लिन जेड का नाम ले लेना चाहिए था।
एक अन्य छात्र ने आह भरते हुए कहा कि दोनों क्लास 1 के प्रथम वर्ष के छात्र होने के बावजूद उनकी क्षमता में अंतर चौंकाने वाला है। कक्षा में फुसफुसाहट फैल गई कि लिन ने हाल ही में सुपीरियर कठिनाई ब्रॉन्ज टेस्ट रिकॉर्ड समय में पूरा किया है। शिनी ने सुझाव दिया कि लिन जरूर भाग लेगा और उसे उसके साथ रजिस्टर करने को कहा। निंग ने तुरंत सहमति जताई और भाई कहकर साथ रजिस्टर करने का प्रस्ताव रखा। दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखकर उलझन में पड़ गईं और एक साथ लिन की बाहों से लिपट गईं, पूछते हुए कि दूसरी इतनी पास क्यों आ रही है। यह स्थिति लिन को अंदर से बेहद उलझन में डाल गई। दूसरी ओर तन्युंग गुस्से से भरा हुआ था, माथे की नसें उभरी हुई थीं। वह लिन का नाम कोस रहा था और शिनी को लेकर जोर से शिकायत कर रहा था। लियांग युन भी दिखाई दिया और मन ही मन बोला कि इस बार वह जरूर लिन को हराएगा। एक संकरे कमरे में हल्की हरी मोमबत्ती की रोशनी में खोपड़ी आकार की मोमबत्तियां डरावनी तरह से टिमटिमा रही थीं। काले वस्त्र पहने लोगों का समूह धीमी आवाज में बात कर रहा था। उनमें से एक ने कहा कि उसने सुना है रेड मून ग्रुप का एक डेकॉन यान इसमें शामिल है और पूछा कि क्या सिंग ताओ पहले ही गायब हो गया है। काले बालों वाले व्यक्ति ने लॉर्ड यान को बताया कि निंगजांग एकेडमी पिछले कुछ दिनों से सीक्रेट रेल्म में प्रशिक्षण कर रही थी, इसलिए उस लड़के से संपर्क न होना सामान्य है। वह बात पूरी करता इससे पहले चमड़े की कोड़े की मार उसके चेहरे पर पड़ी और खून निकल आया। वह दर्द से चिल्लाया और डरते हुए माफी मांगने लगा। यान धीरे से खड़ा हुआ और ठंडे स्वर में पूछा कि क्या सच में संपर्क न होना सामान्य है। वह आदमी तुरंत घुटनों पर गिर गया और जल्दी जल्दी समझाने लगा कि यन ने ही पहले कहा था कि रेड अर्थ सीक्रेट रेल्म सुरक्षित है और वहां परीक्षण विषय हैच करने पर किसी को पता नहीं चलेगा। यान ने व्यंग्य से पूछा कि इसमें समझाने जैसा क्या है। उसने कहा कि परीक्षण विषय की आभा पूरी तरह गायब हो गई है, यहाँ तक कि मदर ऑर्गेनिज्म भी उसे महसूस नहीं कर पा रही। उसने पूछा कि इसका क्या मतलब है। यन ने निष्कर्ष निकाला कि परीक्षण विषय चोरी हो चुका है। अगर वह अभी भी सीक्रेट रेल में होता तो मदर ऑर्गेनिज्म उसे महसूस कर लेती। उसके अनुसार केवल 2 संभावनाएं हैं, या तो परीक्षण विषय किसी स्पेशल आर्टिफैक्ट में छिपाया गया है या उसे नष्ट कर दिया गया है। किसी ने तुरंत यन से शांत होने की विनती की। यान ने तिरस्कार से उन्हें बेकार बताया और ठंडा आदेश दिया कि तुरंत जांच करें, पता लगाएं प्रशिक्षण में कौन शामिल था और किसका परीक्षण विषय से संपर्क था। उसने कहा कि निंगजंग एकेडमी इतनी बड़ी नहीं है कि वे पता न लगा सकें। घुटनों पर बैठे लोगों ने सिर झुकाकर आज्ञा का पालन करने की शपथ ली। 1 सप्ताह बाद एक शानदार विला के अंदर निंग ने भीड़ देखकर हैरानी जताई कि कितने लोग इकट्ठा हुए हैं। उसने लिन की ओर मुड़कर पूछा कि क्या वह पूरे सप्ताह प्रशिक्षण करता रहा, क्या उसने तीसरे पालतू जीव से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और क्या वह इग्नस रॉक ड्रैगन है। लिन ने बस इतना कहा कि प्रतियोगिता शुरू होने पर उसे खुद पता चल जाएगा। निंग उलझन और हल्की नाराजगी में सोचने लगी कि वह जानबूझकर उसे सस्पेंस में क्यों रख रहा है। दूर से किसी ने जूनियर ब्रदर लिन और जूनियर सिस्टर निंग को आवाज दी। वे जांग बहनें थीं। निंग ने सम्मान से उन्हें नमस्ते किया। जांग मैन को सीनियर सिस्टर कहते हुए बोली कि उसे पता था मैन जरूर भाग लेगी। मैन सहजता से लिन के कंधे पर झुक गई और मुस्कुराते हुए उसे शुभकामनाएं दी, कहते हुए कि वह उसके लिए चीयर कर रही है। उसने बताया कि इस साल के इनाम पिछले सालों से भी ज्यादा उदार हैं, जिसमें 1 लाख का पुरस्कार और एक अनमोल आर्टिफैक्ट शामिल है। ये सुनकर लिन ने मन ही मन हिसाब लगाया कि एकेडमी एक आर्टिफैक्ट देती है और उत्कृष्ट परिणाम पर एक और मिलता है। उसे समझ आया कि अगर वह चैंपियन बन गया तो उसे एक साथ 2 आर्टिफैक्ट मिल सकते हैं। तभी 2 लोगों ने उनकी ओर इशारा किया। लिन को पहचानते हुए कहा कि उम्मीद है शुरुआती राउंड में उनका सामना उससे न हो। वे कुछ और कहते उससे पहले एक बड़े हाथ ने उन्हें धक्का देकर रास्ते से हटने को कहा और वे चौंक पड़े। नए आने वाले शूली थे जो गावन क्लब के वर्तमान अध्यक्ष और 3रे वर्ष के छात्र थे, तथा लीजून पूर्व अध्यक्ष और 4थे वर्ष के छात्र। उन्हें देखकर मैन ने फल करते हुए विनम्रता से अभिवादन किया और पूछा कि शूली कैसे हैं तथा लियांग जून हाल में क्या कर रहे हैं। लियांग जून ने हल्की शिकायत भरे स्वर में कहा कि उसकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे वह कोई खलनायक हो। उसने कहा कि वे काफ़ी समय से नहीं मिले थे, इसलिए वह सिर्फ हाल चाल पूछना चाहता था। फिर धीरे से उसने पूछा कि हाल की सीक्रेट रेल्म ट्रेनिंग के दौरान क्या वे लुहान, सिंगतो और बाकी लोगों से मिले थे। मैन मुस्कुराई और व्यंग्य से पूछा कि क्या गॉन क्लब का कोई सदस्य गायब हो गया है और क्या वे इसकी रिपोर्ट करने ड्रैगन हार्ट क्लब आए हैं। उसने लियांग जून के निर्णय का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसका चुना उत्तराधिकारी इतना साधारण है कि अपने ही सदस्यों पर नजर नहीं रख पा रहा।
यह सुनकर शूली गुस्से में आ गया और पूछा कि उसने अभी क्या कहा। शूली को गुस्सा करते देख लियांग जून ने स्थिति संभाली और कहा कि यह केवल एक सामान्य सवाल था, अगर उन्होंने उन लोगों को नहीं देखा तो ठीक है। फिर उसने चलने का सुझाव दिया। उनके जाने के बाद निंग ने धीरे से कहा कि लगता है बाकी लोग उन पर शक करने लगे हैं। लंगयन ने चश्मा ठीक करते हुए शांत स्वर में कहा कि कोई समस्या नहीं है। उसने बताया कि वे खुद पीड़ित थे और उस समय की परिस्थितियों में कोई साबित नहीं कर सकता कि उनका लुहान के समूह से कोई टकराव हुआ था। मैन थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोली कि लियांग जून हमेशा बिना कारण परेशानी खड़ी करता है और वे इसकी आदत डाल चुके हैं। लेकिन उसने लिन को चेतावनी दी कि शूली ने प्रतियोगिता में नाम दर्ज कराया है। उसने कहा कि शूली का व्यवहार भले दिखावटी हो, लेकिन उसकी ताकत वास्तव में प्रभावशाली है। वह तीसरे वर्ष का शीर्ष छात्र है और उसके पास 3 पालतू जीव हैं, जिनमें 2 रैंक 4 और एक पहले से रैंक 5 पर है। उसने चेतावनी दी कि अगर लिन का सामना उससे हुआ तो उसे बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि शूली घात लगाकर हमला करना पसंद करता है। लिन ने शांत होकर कहा कि वह समझ गया। दूसरी ओर एक कोने में शूली ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा और झुंझलाकर कहा कि क्या वे सच में उन्हें ऐसे ही जाने देंगे। लियांग जून शांत रहा और बोला कि बिना सबूत के वे कुछ नहीं कर सकते, भले ही वे सच में जिम्मेदार हों। उसने कहा कि इस पर समय बर्बाद करने की बजाय कूली को उस लड़के पर ध्यान देना चाहिए। लियांग जून ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि इतने साधारण परिवार से आने वाला कोई व्यक्ति इतनी ताकत रखता है, फिर भी गॉन क्लब में शामिल होने से मना कर देता है। उसने चेतावनी भी दी कि बहुत लोग पहले ही लिन का नाम लेकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं और अगर वे प्रतियोगिता में उसे यूं ही चमकने देते रहे तो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। शूली ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि केवल प्रतिभा बेकार है। उसने तर्क दिया कि इतना गरीब व्यक्ति महंगे विकास मटेरियल कभी खरीद ही नहीं सकता। उसने विश्वास जताया कि लिन अपनी सीमा तक पहुंच चुका है और कहा कि अगर उसका सामना उससे हुआ तो वह जरूर उसे सबक सिखाएगा। तभी लाउडस्पीकर पर घोषणा हुई कि प्रारंभिक राउंड के ग्रुप 11 के सभी प्रतियोगी तैयार हो जाएं। मैच तीसरे वर्ष के छात्र चूली और एक प्रथम वर्ष के छात्र के बीच था। चूली तुरंत मुड़ा, उसके चेहरे पर उत्साह चमक उठा। वह जोर से हंसा और बोला कि किस्मत खुद मौका लेकर आई है। उसने कहा कि उसका सामना लिन से ही होगा और वह उसे सबक सिखाएगा। जब शूली और लिन अरीना में पहुंचे, रेफरी ने घोषणा की कि ग्रुप 11 का मैच शूली और लिन के बीच होगा। अचानक किसी ने देखा कि एक विशेष व्यक्ति आ गया है और कहा कि डीन आ गए। पूरा स्थल उत्साह से भर गया और लोग बार बार डीन को नमस्ते करने लगे। वह व्यक्ति जोंगनिंग एकेडमी के डीन लू चितियन थे। उनके आने से सब हैरान रह गए। कुछ ने कहा कि डीन सच में आए हैं और पूछा कि क्या वे पहले प्रतियोगिताएं देखने से बचते नहीं थे। लू चितियन के बैठने के बाद भी चर्चा जारी रही। लोग कहने लगे कि उनके डीन फेडरेशन के टॉप 10 शक्तिशाली लोगों में से एक हैं, इसलिए उनके पास आमतौर पर मैच देखने का समय नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा कि लगता है एकेडमी इस साल की प्रतियोगिता को बहुत गंभीरता से ले रही है। बीस्ट टेमिंग एसोसिएशन की सर्च ग्रुप 23 की कैप्टन यूयन मुस्कुराकर उनकी ओर मुड़ी और पूछा कि इस साल उन्हें प्रतियोगिता में क्या खींच लाया। लू चितियन ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराते हुए कहा कि इस साल छात्रों की कुल ताकत पहले से ज्यादा है और उन्होंने कई प्रतिभाशाली छात्रों के बारे में सुना है। यूएन भी हंस पड़ा और मजाक में बोला कि डीन काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि छात्रों के लिए समय कम मिलता है, लेकिन इस साल एक प्रतिभाशाली छात्र सामने आया है। उसने मजाक किया कि अगर डीन नजर नहीं रखेंगे तो कोई उस प्रतिभा को अपने साथ ले जा सकता है। लू चितियन ने पूछा कि क्या यूयन उस छात्र की बात कर रही है जिसने सुपीरियर कठिनाई ब्रॉन्ज मूल्यांकन पास किया था, जिसका नाम लिन सेट था। यूयन ने अंगूठा दिखाकर पुष्टि की और कहा कि वही है। उसने बताया कि उस युवक ने सर्च ग्रुप को सिम्बियोसिस ग्रुप के सदस्यों को पकड़ने में भी मदद की थी। उसने कहा कि डीन सही समय पर आए हैं क्योंकि वह लड़का अभी मंच पर आने वाला है। नीचे दर्शकों में लोग लिन और शूली के मुकाबले पर चर्चा करने लगे और परिणाम को लेकर अनुमान लगाने लगे। कुछ ने कहा कि बताना मुश्किल है क्योंकि शूली तीसरे वर्ष का शीर्ष छात्र है, जबकि लिन भी बहुत मजबूत है। एक छात्र ने जोर से कहा कि चूली के जीतने की संभावना ज्यादा है क्योंकि लिन केवल प्रथम वर्ष का छात्र है। अन्य लोगों ने सहमति जताई और कहा कि चूली के पास 3 पालतू जीव हैं, जिनमें एक रैंक 5 है। अरीना पर शूली ने हाथ फैलाकर कहा कि उसने लिन के बारे में सुना है। उसे साधारण पृष्ठभूमि से उठने वाला जीनियस बताया। उसने कहा कि वह लिन को आखिरी मौका देगा
और घूरते हुए कहा कि वह उसके गावन क्लब में शामिल हो जाए। उसने तिरस्कार से कहा कि भविष्य में जब वे मांस खाएंगे तो शायद उसे सूप का स्वाद लेने देंगे। लिन ने ठंडे स्वर में फिर मना कर दिया और कहा कि वह पहले ही बता चुका है कि उसे कोई रुचि नहीं है। उसने भौहें चढ़ाकर कहा कि वह कमजोरों को दबाने और साधारण बीस टेमर्स को नीचा दिखाने वाली सोच से सहमत नहीं है। यह सुनकर शूली का चेहरा अंधेरा हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा कि यह दिलचस्प है। उसी समय रेफरी ने मैच शुरू होने की घोषणा की। संकेत मिलते ही शूली ने अपना पालतू जीव बुलाया और लिन को अपमानित करते हुए कहा कि वह उसे दिखाएगा कि उनके बीच का अंतर कितना बड़ा है। उसने अपना शार्क लिजर्ड बीस्ट बुलाया जो वाटर और अर्थ टाइप रैंक 5 स्टेज 2 का जीव था। वह तेजी से आगे बढ़ा और जोरदार दहाड़ लगाई। नीचे दर्शक और उत्साहित हो गए। लोगों ने कहा कि यह शूली का सबसे मजबूत पालतू जीव है और लिन मुश्किल में है। शूली ने आत्मविश्वास से कहा कि लिन से निपटने के लिए एक पालतू जीव ही काफी है। उसने तुरंत आदेश दिया कि वेव स्मैश का उपयोग करो और शार्क लिजर्ड बीस्ट को हमला करने का निर्देश दिया। शार्क लिजर्ड बीस्ट ने तुरंत एक विशाल लहर बनाई और उसे लिन की ओर भेज दिया। लिन को बिना हिले खड़े देखकर चूली ने भौहें चढ़ाईं और सोचा कि वह अपना पालतू जीव क्यों नहीं बुला रहा। लेकिन अगले ही पल वह मुस्कुराया और मन ही मन सोचने लगा कि लिन इतना डर गया है कि पालतू जीव भी नहीं बुला पा रहा। बाहें मोड़कर शूली ने अहंकार से कहा कि कचरा हमेशा कचरा ही रहता है और वह इसे अपने पालतू जीव की ऊर्जा बचाना समझेगा। उसने लिन को याद दिलाया कि गवन क्लब को उकसाने का यही परिणाम होता है। लेकिन जब शूली बोल ही रहा था तभी लिन ने एक ही वार में हमला किया और शार्क लिजर्ड बीस्ट को हरा दिया। ये देखकर सब स्तब्ध रह गए। वह पालतू जीव उसी लहर पर गिर पड़ा जो उसने खुद बनाई थी और दर्द से तड़पने लगा। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था। एक्सुली की आंखें फैल गईं और उसका मुंह खुला रह गया। वह अविश्वास में चिल्लाया कि अभी क्या हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका शार्क लार्ज बीस्ट एरिना में बेहोश पड़ा है। वह हकलाते हुए बोला कि यह असंभव है। उसके शार्क लिजर्ड बीस्ट को एक स्पिरिट एरो ने गिरा दिया। भीड़ भी उतनी ही हैरान थी। लोग सिर पकड़कर चिल्लाने लगे कि क्या सबने देखा। उन्होंने कहा कि लिन ने कोई पालतू जीव बुलाया ही नहीं और सिर्फ एक स्पिरिट एरो से शार्क लिजर्ड बीस्ट को खत्म कर दिया, केवल एक तीर से। दूसरी ओर निंग खुशी से झूम उठी। वह उत्साहित होकर बोली कि यही उम्मीद थी उस जूनियर ब्रदर से जिस पर उसकी नज़र थी और उसे शानदार बताया। नीचे बैठा लूचितियन भी मैच देखकर उत्साहित हो गया। उसने लिन की ओर देखते हुए अनुमान लगाया कि स्पिरिट एरो का स्तर शायद पहले ही लेवल 6 से ऊपर है। जब शूली ने देखा कि लिन अब अपना पालतू जीव बुलाने वाला है, वह गुस्से से चिल्लाया और पूछा कि क्या यह मजाक है। वह मन ही मन सोचने लगा कि क्या लिन पहले उसे तुच्छ समझकर पालतू जीव नहीं बुला रहा था। उसी क्षण लिन की आभा भारी हो गई और उसने शूली की ओर बेहद ठंडी नजर डाली। चूली घबराने लगा और बोला कि घमंड मत करो। उसने पहले उसे कम आंका था। वह खुद को समझाने लगा कि यह केवल संयोग था और लिन बस किस्मत से निशाना लगा पाया। फिर शूली ने 2 और पालतू जीव बुलाए। लो एलिफेंट मैन एक ह्यूमनॉइड टाइप रैंक 4 स्टेज 8 और स्नो एप एक आइस टाइप रैंक 4 स्टेज 6। उसने हाथ घुमाकर आदेश दिया कि वे लिन को टुकड़ों में बांट दें। इसके बावजूद वह अहंकार से भरा रहा। उसने कहा कि भले ही लिन का स्पिरिट एरो उच्च स्तर का हो, लेकिन ऐसा तीर बनाने में स्पिरिट पावर लगती है और पिछला हमला जरूर उसकी ताकत खत्म कर चुका होगा। उसने गुस्से में कहा कि लिन अपना पालतू जीव बुलाए और गंभीरता से लड़े, लेकिन परिणाम वही रहा। चूली के दोनों नए पालतू जीव भी एक ही बार में हार गए और तुरंत अरीना में बेहोश होकर गिर पड़े। चूली पीछे गिर गया और दर्द से देखता रहा कि उसके पालतू जीव एक एक करके गिर रहे हैं। निराश होकर वह चिल्लाया कि यह असंभव है और पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लिन ने शांत भाव से हाथ हिलाया और कहा कि उनके बीच वास्तव में बहुत बड़ा अंतर है। धुएं के बीच गर्व से खड़े होकर उसने घोषणा की कि चूली की ताकत इतनी नहीं कि उसे अपना पालतू जीव बुलाना भी पड़े। ये सुनते ही शूली का चेहरा फीका पड़ गया और वह धीरे धीरे घुटनों के बल गिर पड़ा। उसी समय लाउड स्पीकर पर रेफरी की आवाज़ गूंजी कि प्रिलिमिनरी राउंड के ग्रुप 11 में शूली और लिन का मैच खत्म हो चुका है और विजेता लिन है। घोषणा होते ही पूरे अरीना में हलचल मच गई, जबकि चूली दांत भींचकर गुस्से से कांप रहा था। थोड़ी देर बाद जंग मन खुशी से लिन के पास आई और बोली कि उसका परफॉर्मेंस शानदार था।
लगता है वह बेकार ही चिंता कर रही थी। निंग ने ताली बजाते हुए कहा कि किसी दूसरे ग्रेड के छात्र को हराने पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं और शायद लिन सीधे मेन कंपटीशन में पहुंच सकता है। निंग ने हल्के से लिन के कंधे पर धक्का देकर पूछा कि क्या वह उसके साथ बाकी मैचेस देखना चाहता है। लिन मुस्कुराया लेकिन धीरे से मना कर दिया और बोला कि उसे पेट शॉप जाकर कुछ मटेरियल खरीदना है। दूसरी तरफ शूली अपने साथियों के साथ खड़ा था और लियांग जून गुस्से में चिल्ला रहा था कि उस लड़के ने गोवन क्लब के लोगों को अपमानित करने की हिम्मत कैसे की। उसने लिन को बेहद घमंडी बताया और कसम खाई कि वह उसे इसकी कीमत चुकवाएगा। चूली सिर झुकाकर कुर्सी पर बैठा था और बुदबुदा रहा था कि लिन ने उसे सिर्फ 3 स्पिरिट एरो से हरा दिया। उसने अनमने ढंग से माना कि लिन की स्पिरिट पावर सच में काफ़ी मजबूत है। थोड़ी देर बाद शूली ने मुट्ठियां भींच लीं और कांपती आवाज़ में बोला कि लिन ने ज़रूर कोई आर्टिफैक्ट इस्तेमाल किया होगा। वह खुद को समझाने लगा कि इतना कीमती आर्टिफैक्ट किसी साधारण व्यक्ति को मिल ही नहीं सकता, इसलिए वह ज़रूर चोरी का होगा। चेहरा ढकते हुए उसने कहा कि वह इसकी रिपोर्ट ज़रूर करेगा। तभी अचानक लियांग जून ने उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और गुस्से में बोला कि अब बस करो। क्या वह पहले से कम शर्मिंदा हुआ है? लियांग जून ने फिर पीछे खड़े लोगों की तरफ मुड़कर कहा कि सभी लोग सावधान रहें और कंपटीशन में अपनी पूरी ताकत लगाएं। उसने ठंडे स्वर में जोड़ा कि एकेडमी कंपटीशन सिर्फ सीधी लड़ाई नहीं होती और वह खुद उस लड़के को सबक सिखाने का तरीका ढूंढेगा। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े लोग चुप हो गए और माहौल थोड़ा भारी हो गया। समय धीरे धीरे बीतने लगा और शहर पर शाम उतर आई। सड़क के दोनों ओर लगी स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके जल उठीं और पूरा इलाका पीली रोशनी में नहाने लगा। इसी बीच लिन व्यस्त सड़क पर चलता हुआ एक पेट शॉप में गया और कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदने लगा। दुकान से बाहर निकलते ही लिन ने हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग को देखा और बेबस होकर आह भर दी। वह मन ही मन कैलकुलेशन करने लगा कि जैसे ही अपग्रेड मटेरियल एसेंस से बदलकर ओरिजिन स्टोन बन जाता है, उसकी कीमत लगभग 5 गुना बढ़ जाती है। उसे एहसास हुआ कि पालतू जीवों को मजबूत बनाना सच में बहुत महंगा काम है। लिन ने सोचा कि ग्रोथ रेट से भी बड़ी समस्या असल में बहुत महंगे मटेरियल हैं। अगर इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी मटेरियल ही ना हो तो सबसे टैलेंट वाला पालतू जीव भी आगे नहीं बढ़ पाता और वहीं अटक जाता है। आखिर में उसे जो प्राइस चुकानी पड़ी वह बहुत ज़्यादा थी। लिन के कंधे पर बैठा ड्रैगन भी जैसे उसकी हालत समझ रहा था। उसने भी बेबसी में आह भरी और लिन ने भी थके हुए अंदाज में सांस छोड़ दी। फिर भी लिन आगे बढ़ता रहा और एक कॉफ़ी शॉप में चला गया। उसने मन ही मन सोचा कि उन्हें जल्द से जल्द पैसे कमाने का तरीका ढूंढना होगा। अगर मौका मिला तो सीधे किसी सीक्रेट रेल में जाकर मटेरियल इकट्ठा करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वह धीरे धीरे चलता रहा लेकिन अचानक उसके कदम रुक गए क्योंकि उसे आसपास कुछ अजीब महसूस हुआ। लिन ने सामने देखा तो चौंक गया। उसके सामने अचानक एक बहुत ऊंची वॉल खड़ी थी। उसे याद था कि यह गली डेड एंड नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि शायद यह कोई इल्यूजन है। उसके सिर पर बैठा ड्रैगन भी उलझन में इधर उधर देखने लगा। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आई जिसने मजाकिया लहजे में पूछा कि क्या उसे आखिरकार ध्यान आ ही गया। लिन और उसके सिर पर बैठा ड्रैगन तुरंत पीछे मुड़े। उसने देखा कि उसके पीछे 2 लोग काले क्लोक पहने खड़े हैं। तभी एक लड़की जो पास पड़े बैरल पर बैठी थी सामने आई। वह रेड मून ग्रुप की अनुयायी मो थी। उसने थोड़ी हाथ पर टिकाई और मुस्कुराकर पूछा कि क्या छोटे हैंडसम भाई का नाम लिन है। दूसरा व्यक्ति रेड मून ग्रुप का सदस्य यू झुंझलाकर बोला कि वह थोड़ा सीरियस रहे। मो हंसते हुए पैरल से नीचे कूद गई और बोली कि वह हमेशा इतनी जल्दी में रहता है। अगले ही पल वह बेहद तेज गति से लिन के सामने पहुंच गई और बोली कि कुछ समय पहले रेड अर्थ सीक्रेट रेल में उसने ऐसी चीज ले ली थी जो उसे नहीं लेनी चाहिए थी। यह सुनते ही लिन और उसके सिर पर बैठा ड्रैगन दोनों चौंक गए। फिर भी लिन ने खुद को संभाला और शांत आवाज में कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह किस बारे में बात कर रही है। मन ही मन वह सतर्क हो गया और सोचने लगा कि ये लोग कौन हैं और इतनी स्पीड कैसे रखते हैं। मो उसे ध्यान से देखती रही और उसी समय लिन भी दोनों का एनालिसिस करने लगा। अचानक मो की नज़र लिन की छाती पर लटकी रिंग पर गई। वह हल्के से मुस्कुराई और बोली कि अब ड्रामा बंद कर दे क्योंकि उन्होंने पहले ही इन्वेस्टिगेशन कर ली है। उसने पूछा कि क्या उसके गले में लटका आर्टिफैक्ट सिंगतो का स्पेशल आर्टिफैक्ट है। फिर उसने कहा कि इतनी कम उम्र में इतनी ताकत होना रेयर है और लॉर्ड स्टुअर्ट को उसमें काफ़ी इंटरेस्ट है। मो ने उसे रिक्रूट करने की कोशिश जारी रखी। उसने कहा कि अगर लिन रेड मून ग्रुप में शामिल हो जाए तो उसने जो भी लिया है या किया है सब माफ़ कर दिया जाएगा। उसने उसकी इंटेलिजेंस और टैलेंट की तारीफ की, लेकिन साथ ही कहा कि इस दुनिया में टैलेंट को
रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। उसके मुताबिक रेड मून ग्रुप उसे वह सब दे सकता है जो एकेडमी कभी नहीं दे सकती, लेकिन लिन ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही साफ मना कर दिया। मो का चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया और उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा कि शायद लिन ने सिचुएशन को ठीक से नहीं समझा है। जब उसे मनाने की कोशिश असफल रही तो उसने सीधे थ्रेट देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उन्होंने पूरे एरिया को घेर लिया है और कोई भी उसे बचाने नहीं आएगा। धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए मो ने कहा कि लिन के पास सिर्फ 2 चॉइस हैं, या तो रेड मून ग्रुप में शामिल हो जाए या यहीं मर जाए। उसके पीछे यू और उनके कई भयानक पालतू जीव खड़े थे। मो ने आत्मविश्वास से हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि वह इन दोनों में से एक ऑप्शन चुन ले। फिर उसने एक और डरावनी बात जोड़ी। उसने कहा कि संभव है इस मामले से जुड़े लोग सिर्फ वही नहीं हैं। अगर लिन उनके साथ शामिल हो जाए तो शायद लॉर्ड स्टुअर्ट बाकी लोगों को छोड़ने पर कंसिडर कर सकता है। यह सुनते ही लिन का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। अचानक लिन हंस पड़ा और घमंड से अपने बाल पीछे करते हुए बोला कि क्या वह उसे थ्रेट कर रही है। अगले ही पल उसने श्याओसू और रॉक कोस्ट को बुला लिया। दृढ़ आवाज में उसने कहा कि अगर उसे 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं तो वह तीसरा ऑप्शन चुनेगा, उन सबको खत्म करना। ये कहते ही लिन ने हाथ घुमाकर अपने दोनों पालतू जीवों को अटैक का आदेश दिया। मो और यू के कई भयानक पालतू जीव तुरंत लिन की तरफ झपट पड़े। उसी समय जमीन से अर्थ स्पाइक्स फूट पड़े और कई टेंटिकल्स को चीरते हुए बाहर निकल आए। लिन ने भौहें सिकोड़ ली और जोर से श्याओसू को पुकारा। आदेश मिलते ही वह तुरंत बैटल स्टैंस में आ गई। विशाल आइस शार्ट्स आगे की ओर दागे गए और वह हवा में उछलकर सामने खड़े रेड हेयर एपे पर जोरदार हमला कर बैठी। वह पलटकर पीछे गिर पड़ा और उसके शरीर से खून तेजी से बहने लगा। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने लिन को पूरी तरह हिला दिया। उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगीं और आसमान जैसे अचानक डार्क हो गया। तभी एक और भयानक जीव आगे बढ़ा और उसने झुककर रेड हेयर एपे के शरीर को निगलना शुरू कर दिया। वह बेरहमी से उसके मांस को फाड़कर खा रहा था। यह देखकर लिन स्तब्ध रह गया और बोल पड़ा कि वे अपने ही साथी को खा रहे हैं। अपने शिकार को निगलने के बाद वह जीव सिर उठाकर जोर से डकारा। उसके शरीर में एनर्जी तेजी से भरती हुई दिखाई दी। उसने अचानक अपने मांसल शरीर को फैलाया और पूरी ताकत से खड़ा हो गया। यह देखकर मो की आंखें उत्साह से चमक उठी। उसने गर्व से कहा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह क्लास बी एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है। उसने उसके मजबूत शरीर और डरावनी शक्ति की खुलकर तारीफ की। फिर मो ने सीधे आदेश दिया और उस जीव को रिफ्ट डीमन कहकर पुकारा। उसने ठंडे स्वर में कहा कि वह उस इंसान को टुकड़े टुकड़े कर दे और उसे सिखाए कि रेड मून ग्रुप का विरोध करना कितनी बड़ी मूर्खता है। भारी दबाव अचानक लिन पर टूट पड़ा और उसने घबराकर हाथ उठाया ताकि वो उस दबाव को रोक सके। आदेश मिलते ही रिफ्ट डीमन तेजी से आगे बढ़ा। उसने अपना मुंह खोला और एक अजीब डरावनी हंसी हंसा। उसी समय पास की वॉल पर छिटका हुआ खून धीरे धीरे चिपचिपे रूप में नीचे बहने लगा, जिसने लिन का ध्यान खींच लिया। उसके आसपास जमा खून भी गाढ़ा होकर उसके पैरों से चिपकने लगा। घृणा से भरकर उसने सोचा कि यह आखिर कैसी चीज़ है। तभी सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिखाया कि वह जांच कर रहा है। लिन की बात सुनकर वो गुस्से में बोली कि यह उनके रेड मून ग्रुप की क्रिएशन है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल क्रिएचर जो सामान्य पालतू जीवों से भी आगे है। लिन ने भौहें सिकोड़ लीं और समझ गया कि अगर यह एक्सपेरिमेंटल क्रिएचर है तो यह कोई साधारण डीमन टाइप पेट नहीं है। उसके आसपास रेड मून ग्रुप की कई और एक्सपेरिमेंटल क्रीचर्स थीं, जैसे मैन ईटिंग सेंटीपीड डीमन टाइप, डिमेंटेड डीमन वर्म डीमन टाइप और ब्लडथर्स्टी बैट डीमन टाइप। लेकिन रिफ्ट डीमन के सामने सिस्टम में केवल 3 क्वेश्चन मार्क्स दिखाई दे रहे थे। लिन बेचैन हो गया क्योंकि सिस्टम इस क्रिएचर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था। उसने आधा खाए गए रेड हेयर एप के शरीर को देखा और अंदाज़ा लगाया कि उसे खाने के बाद उस क्रीचर की ताकत काफ़ी बढ़ गई है। इसका मतलब था कि जितनी ज़्यादा डेथ होंगी वह उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा। लिन ने फैसला किया कि अब उसे जल्दी और निर्णायक हमला करना होगा, लेकिन उसे तुरंत एहसास हुआ कि सिचुएशन उतनी आसान नहीं है। श्याओसू और बाकी पेट अभी भी बैटल में उलझे हुए थे और वह खुद भी मैच के दौरान काफ़ी स्पिरिट पावर खर्च कर चुका था। पास ही श्याओसू भीषण लड़ाई में लगी हुई थी। लिन ने अपने कंधे पर बैठे पर्पल ड्रैगन को धीरे से सहलाया और धीमी आवाज़ में कहा कि अब समय आ गया है यह देखने का कि वह क्या कर सकता है। यह देखकर मो ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि रेजिस्टेंस बेकार है, चाहे वह जितनी कोशिश कर ले वह अपनी फेट नहीं बदल सकता।
अब तक चुप खड़ा यू बोला कि लिन की ताकत बुरी नहीं है, लेकिन केवल 2 पेट के सहारे वह उन्हें नहीं हरा सकता। उसने कहा कि उसने सुना है लिन ने हाल ही में ब्रॉन्ज एवेल्युएशन पास किया है। फिर उसकी नज़र लिन के कंधे पर बैठे पर्पल ड्रैगन पर गई और उसने पूछा कि क्या यह वही इग्नस रॉक ड्रैगन है जिसे वह रेड अर्थ सीक्रेट रियम से लाया था। उसके साइज को देखकर उसने अंदाज़ा लगाया कि वह अभी केवल जुवेनाइल फॉर्म में है। यह सुनकर लिन घमंड से मुस्कुराया और पूछा कि किसने कहा कि यह केवल जुवेनाइल फॉर्म है। जैसे ही उसने यह कहा, इग्नस रॉक ड्रैगन का शरीर बदलने लगा। उसके इवोल्यूशन की शक्ति से आसपास की जगह कांपने लगी। अगले ही पल ड्रैगन लेन के पीछे विशाल रूप में फैल गया और गहरी गर्जना करने लगा। यह देखकर बाकी लोग स्तब्ध रह गए। मो हैरानी से चिल्लाई और बोली कि यह कैसे संभव है कि वह अडल्ट इग्नस रॉक ड्रैगन बन गया। यू भी उतना ही चौंक गया और पूछने लगा कि लिन ने यह कैसे किया। लिन ने शांत मुस्कान के साथ कहा कि उन्हें यह बताने की उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर लिन ने इग्नस रॉक ड्रैगन को अटैक का आदेश दिया। बाहर पूरी तरह नाइट हो चुकी थी। गली को घेरने वाली बैरियर धीरे धीरे खत्म होने लगी और सब कुछ सामान्य दिखने लगा। हालांकि भयानक क्रीचर्स के कुछ टेंटिकल्स अभी भी जमीन पर पड़े थे। तभी यू यान अपनी टीम और स्पिरिट मास्टिफ के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि पूरे एरिया को घेर लो, क्राउड को हटाओ और जल्दी जांच करो कि कोई इंजर्ड तो नहीं है। उन्हें देखकर लिन ने आवाज़ लगाई और उन्हें कैप्टन युयान कहकर संबोधित किया। उसकी आवाज़ सुनकर युआन भी चौंक गया। जमीन पर पड़े भयानक क्रिएचर्स के शव देखकर युआन ने संकोच से पूछा कि लिन वहाँ क्या कर रहा था। जब उसने मो और यू को बंधा हुआ देखा तो उसने पूछा कि क्या लिन ने उन्हें पकड़ लिया है। लिन कुछ पल चुप रहा और फिर हाँ में जवाब दिया। फिर लिन गंभीर होकर बोला कि उसे एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। रेड मून ग्रुप एकेडमी में घुस चुका है और लगता है कि वे कोई खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगली सुबह इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में युआन लिन के लिए कॉफ़ी लेकर आया और बोला कि यह गर्म है, इसलिए ध्यान से पीना। लिन ने धन्यवाद कहा। सामने बैठकर युयन ने बताया कि उन्हें अकादमी के पास सस्पिशियस लोगों के दिखने की रिपोर्ट मिली थी। उसने माना कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वे रेड मून ग्रुप के सदस्य होंगे और ख़ास तौर पर लिन के पीछे आएंगे। भौहें सिकोड़ते हुए उसने पूछा कि क्या सच में रेड मून ग्रुप के लोग एकेडमी में घुस चुके हैं। लिन ने थोड़ी देर सोचकर कहा कि उसे शक है कि एकेडमी के अंदर उनके लोग मौजूद हैं। सबूत के तौर पर उसने एक छोटी रिंग निकाली और बताया कि यह स्पेशल रिंग पहले शिंगताओ नाम के व्यक्ति की थी, जो एकेडमी के गवन क्लब का सदस्य था। लिन ने शांत आवाज़ में बताया कि हाल की सीक्रेट रियम ट्रेनिंग के दौरान उसका उनसे सामना हुआ था और वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। उसने कहा कि सिचुएशन बहुत ख़तरनाक थी क्योंकि वे सीक्रेट रियम के गहरे हिस्से में गए थे और जानबूझकर मीटिंग पीरियड के दौरान एक इग्नस रॉक ड्रैगन को उसकी टीम पर हमला करने के लिए उकसाया था। साथ ही वे ड्रैगन का एग चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सौभाग्य से वे असफल रहे और दूसरे इग्नस रॉक ड्रैगन द्वारा मार दिए गए। लिन ने आगे बताया कि इग्नस रॉक ड्रैगन को मारने के बाद वह उसके नेस्ट की जांच करने गया था। वहाँ उन्हें एक हिडन डोर मिला और उसके पीछे रेड मून ग्रुप का एक सीक्रेट रूम था। यह सुनते ही युएन सदमे से चिल्ला उठा। लिन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि उस समय उसे यह सब बहुत स्ट्रेंज लगा था। उसने सवाल उठाया कि निंग चांग एकेडमी द्वारा मैनेज किए गए सीक्रेट रियलम में रेड मून ग्रुप के लोग क्यों दिखाई दे रहे थे। फिर उसने रिंग की ओर इशारा किया और कहा कि थोड़ी देर पहले उस महिला ने तुरंत उस आर्टिफैक्ट को शिंग ताइयो का स्पेशियल आर्टिफैक्ट पहचान लिया था। युयान का चेहरा गंभीर हो गया। वह कुछ पल चुप रहा। लिन ने सीधे कहा कि उसे शक है कि शिंगताई और रेड मून ग्रुप के बीच कनेक्शन था। यह सुनकर युयान और भी गंभीर हो गया। उसने कहा कि वह समझ गया है और तुरंत इन्वेस्टिगेशन के लिए लोगों को भेजेगा। साथ ही उसने यह भी कहा कि पकड़े गए दोनों लोगों से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। उसी समय मो और यू को दूसरे रूम में कस्टडी में रखा गया था। उस टॉपिक के बाद लिन ने बात बदलते हुए उस एक्सपेरिमेंटल क्रीचर के बारे में पूछा। उसने कहा कि उसने उनमें से एक को मार दिया था और पूछा कि क्या उसका बॉडी अभी भी रिसर्च के काम आ सकता है। यह सुनकर युआन थोड़ा और गंभीर हो गया। युआन थोड़ा आगे झुका और बोला कि यह मामला पहले पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल रखने का था, लेकिन लिन ने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, इसलिए वह उसे कुछ बताने जा रहा है। उसने बताया कि रेड मून ग्रुप गुप्त रूप से आर्टिफिशियल डीमन टाइप पेट्स बनाने की कोशिश कर रहा है।
यह सुनकर लिन चौंक गया और बोला कि उसे याद है बीस्ट एसोसिएशन भी पेट ब्रीडिंग करता है। युआन ने सिर हिलाकर कहा कि यह सही है। उसने उदाहरण देते हुए बताया कि उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम का स्पिरिट मास्टिफ भी कई साल पहले आर्टिफिशियल तरीके से डेवलप की गई एक स्पेशल ब्रीड है, लेकिन डीमन टाइप पेट्स अलग होते हैं। युआन ने समझाया कि कुछ पेट्स में डीमन ब्लड लाइन का मिश्रण हो सकता है, लेकिन प्योर ब्लड डीमन टाइप केवल समनिंग रिचुअल के जरिए पैदा होते हैं। ये कहते हुए यू यान ने थके हुए अंदाज में सिर पकड़ लिया और कहा कि वे इस मामले की धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और कई सीक्रेट इंक्यूबेशन साइट्स पहले ही डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। उसने लिन को सावधानी से चेतावनी दी कि रेड मून ग्रुप की नज़र अब उस पर है, इसलिए उसे बहुत अलर्ट रहना होगा। उसने कहा कि वह उसे एक स्पेशल कम्युनिकेटर देगा और अगर फिर कभी ऐसी सिचुएशन हो तो तुरंत कांटेक्ट करना। लिन ने शांत भाव से सिर हिलाकर सहमति दे दी। इसके बाद लिन खड़ा हुआ और कहा कि वह एकेडमी वापस लौटेगा। युएन ने कहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और आश्वासन दिया कि इन्वेस्टिगेशन में कोई भी प्रोग्रेस होगी तो वह तुरंत उसे बताएगा। फिर उसे कुछ याद आया और उसने कहा कि वह लिन के लिए बोनस के लिए अप्लाई करेगी, लेकिन यह भी कहा कि यह मामला पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। जब लिन वहां से निकला तब दिन का उजाला था। उसने अपनी कलाई पर पहनी नई वॉच को देखा और उसकी फंक्शनलिटी को लेकर क्यूरियस हो गया। उसे याद आया कि अगर वह इमरजेंसी में बटन दबाएगा तो तुरंत उसकी लोकेशन भेज दी जाएगी। उसने सोचा कि यह टेक्नोलॉजी सच में काफ़ी एडवांस्ड है। इसके बाद लिन ने तय किया कि वह एकेडमी जाकर अगले दिन की कंपटीशन के लिए तैयारी करेगा। अगले दिन कंपटीशन ग्राउंड पर भारी क्राउड जमा था। निंग थोड़ी नाराज़ होकर लिन के पास आई और पूछा कि उसने पिछली रात उसके मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं किया। लिन ने कंधे उचकाकर कहा कि वह स्पिरिट टेक्निक्स की प्रैक्टिस में इतना बिजी था कि उसका फ़ोन बैटरी खत्म होने से बंद हो गया। उसने माफ़ी मांगी और कहा कि अगली बार ज़्यादा ध्यान रखेगा। हालांकि निंग पूरी तरह संतुष्ट नहीं लगी। कुछ देर बाद निंग फिर नॉर्मल हो गई और बोली कि अच्छा है कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसे लगा था कि गोवान क्लब के लोग उसे परेशान कर रहे होंगे। उसने याद दिलाया कि आज ऑफिशियल मैचेस का दिन है और सुझाव दिया कि वे उसके मैच ग्रुप को देख लें। पहला मैच घोषित हुआ, लिन वर्सेस श्याओजी। ये मैच देखने के लिए काफ़ी स्पेक्टेटर्स इकट्ठा हो गए। निंग उत्साह से लिन को चीयर करने लगी और बोली कि वह ज़रूर जीत सकता है। लिन ने अपने पीछे आइस क्वीन को बुलाया। उसके सामने सेकंड ईयर का छात्र श्याओ जिए खड़ा था जो काफ़ी नर्वस लग रहा था। उसके साथ उसका रॉक आर्मर टर्टल था जो रॉक टाइप रैंक 4 स्टेज पेग का पेट था। रेफरी ने मैच शुरू होने का सिग्नल दिया। क्राउड जोर से चीयर करने लगा, लेकिन केवल एक पल में रॉक आर्मर टर्टल आइस क्वीन के अटैक से फ्रोजन हो गया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। रेफरी ने तुरंत घोषणा की कि लिन विनर है और वह टॉप 32 में पहुंच गया है। नीचे स्पेक्टेटर्स हैरान होकर बातें करने लगे कि अभी क्या हुआ। कुछ लोग पूछ रहे थे कि स्किल कहाँ थी, उन्हें तो अटैक दिखा ही नहीं। वे यह देखकर भी चौंक गए कि रॉक आर्मर टर्टल की मशहूर डिफेंस इतनी आसानी से फ्रीज हो गई। इसके बाद दूसरा मैच घोषित हुआ, लिन वर्सेस लियोनियन। लिन ने फिर से अपने 2 पेट्स पहले ही समन कर लिए। उसके सामने थर्ड ईयर की छात्रा लियोनियन खड़ी थी, जिसके साथ उसका स्विफ्ट शैडो लेपर्ड था जो पीस टाइप रैंक 4 स्टेज 2 का क्रीचर था। मैच की घोषणा सुनकर लियोनियन थोड़ी देर हिचकिचाई और फिर हल्की झुंझलाहट के साथ बोली कि वह मैच फॉरफेट कर रही है। यह सुनकर क्राउड हैरान रह गया। कुछ लोग कहने लगे कि अगर वे उसकी जगह होते तो वे भी फॉरफेट कर देते, क्योंकि लिन के दोनों पेट्स बहुत डरावने थे। दूसरे बोले कि केवल पेट्स ही नहीं, लिन ने शूली को भी सिर्फ स्पिरिट टेक्निक से हरा दिया था। उसी समय ऊपर स्टैंड में बैठी एक लड़की धीरे से लिन का नाम बुदबुदाई। हल्की मुस्कान के साथ उसने सोचा कि वह सच में एक इंटरेस्टिंग इंसान है। उधर आइस क्वीन ने अपनी आइस पावर से ट्री डीमन जो प्लांट टाइप रैंक 3 स्टेज 3 था और विथर्ड बीस्ट जो प्लांट टाइप रैंक 3 स्टेज 1 था, दोनों को फ्रीज कर दिया। इसके बाद रेफरी ने घोषणा की कि लिन टॉप 128 में पहुंच चुका है। अगले मुकाबले में लिन का सामना जायंट रॉक मॉन्स्टर से हुआ जो रॉक टाइप रैंक 3 स्टेज 9 का था। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, रॉक कोस्ट आगे बढ़ा और उसने एक जोरदार पंच मारा। उस एक ही वार में जायंट रॉक मॉन्स्टर संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ा और उठ ही नहीं पाया। रेफरी ने तुरंत घोषणा की कि लिन जीत गया है और वह टॉप 64 में पहुंच चुका है। अगले राउंड में लिन का सामना येलो सैंड लार्ज मैन से हुआ जो रॉक टाइप रैंक 4 स्टेज 1 का क्रिएचर था। इस बार आइस क्वीन आगे आई। उसने अपनी आइस स्किल का इस्तेमाल किया और हवा में बर्फ की चेन्स बना दी। वे चेन्स तेजी से बढ़ी और येलो सैंड लिजर्ड मैन को कसकर जकड़ लिया। कुछ ही पलों में वह हिल भी नहीं पाया और मैच खत्म हो गया। इस जीत के साथ लिन टॉप 32 में पहुंच गया।
बाहर खड़े स्पेक्टेटर्स ये सब देखकर पूरी तरह शॉक में थे। कई लोग जोर से चिल्लाने लगे कि फिर से इंस्टेंट किल हुआ है। कुछ लोग कह रहे थे कि लिन कितना हैंडसम है और पूछ रहे थे कि क्या वह सच में सिर्फ फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। धीरे धीरे क्राउड उसका नाम पुकारने लगा और चारों ओर से लिन लिन की आवाज़ गूंजने लगी। उसी समय सिस्टम में कई नोटिफिकेशंस दिखाई दिए। पहला अचीवमेंट एकेडमी कंपटीशन एक अनलॉक हुआ। टॉप 128 में पहुंचने पर 50 अचीवमेंट पॉइंट्स मिले। फिर एकेडमी कंपटीशन 2 अनलॉक हुआ। टॉप 64 पर 100 अचीवमेंट पॉइंट्स मिले। इसके बाद एकेडमी कंपटीशन 3 अनलॉक हुआ। टॉप 32 में पहुंचने पर 200 अचीवमेंट पॉइंट्स मिले। लिन संतोष से मुस्कुराया और सोचा कि छोटे अचीवमेंट भी काम के होते हैं। लिन ने सोचा कि अगर वह आगे के मैचेस जीतता रहा तो और अचीवमेंट पॉइंट्स मिल सकते हैं। लेकिन तभी उसकी नज़र सिस्टम पैनल पर गई और वह अचानक रुक गया। 3 नोटिफिकेशन पैनल्स को देखते हुए उसका चेहरा कंफ्यूज्ड हो गया। उसकी आंखें फैल गईं और वह सोचने लगा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। कुछ देर बाद लिन अरीना के पीछे अपने दोस्तों के पास वापस आया। जाओ श्योंग गर्व से मुस्कुराया और बोला कि उसे अपने बड़े भाई से यही उम्मीद थी। उसने कहा कि लिन ने 3rd ईयर और 4th ईयर स्टूडेंट्स को इतना डरा दिया कि उन्होंने मैच ही छोड़ दिया और उसने 1st ईयर स्टूडेंट्स का नाम रोशन कर दिया। गुओनी भी बहुत एक्साइटेड थी। उसने कहा कि लिन एकेडमी हिस्ट्री का पहला फ्रेशमैन है जो ऑफिशियल कंपटीशन में टॉप 4 तक पहुंच गया है। उसने अपने सीने पर हाथ मारकर लिन को इनकरेज किया और कहा कि वह ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, उसे उस पर पूरा भरोसा है। पास ही खड़े कुछ स्टूडेंट्स जो कंपटीशन से बाहर हो चुके थे सिर झुकाकर खड़े थे। उनमें से एक दुखी होकर बोला कि उनके और लिन के बीच का गैप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दूसरे ने लगभग रोते हुए कहा कि उसका मन इस रिजल्ट को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा। उसी समय निंग अपने फ़ोन पर मैच लिस्ट देख रही थी। उसने अचानक कहा कि लिन को लगातार 3 मैचेस में पास मिल गया क्योंकि उसके ओपोनेंट्स ने मैच छोड़ दिया। इसलिए टॉप 4 मैच में उसका सामना एक खास ओपोनेंट से होने वाला है। उसने स्क्रीन लिन को दिखाते हुए कहा कि देखो, दोपहर के मैच में उसका ओपोनेंट लियांग जून है। स्क्रीन पर साफ लिखा था लिन वर्सेस लियांग जून। ये देखकर लिन शांत स्वर में बोला कि यह भी एक कोइंसिडेंस है क्योंकि वह फिर से गॉन क्लब से टकरा रहा है। जो शोंग घबरा गया और बोला कि क्या ये वही लियांग जून है जो गॉन क्लब का फॉर्मर प्रेसिडेंट है। उसने चिंता से कहा कि लिन का पहले ही गॉन क्लब से कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है और लियांग जून बहुत डेंजरस ओपोनेंट है। लिन ने काम होकर कहा कि वह उसके बारे में और बताएं। जाओ श्योंग ने बताया कि लियांग जून 4th ईयर स्टूडेंट है और ओवरऑल रैंकिंग में 2nd प्लेस पर है। वह ब्रॉन्ज रैंक बीस्ट मास्टर है और उसके पास 3 रैंक 5 फायर टाइप पेट्स हैं। उसने यह भी बताया कि अफवाह है कि लियांग जून के फैमिली के पास एक इनहेरिटेड स्पिरिट टेक्निक है जो पेट का लेवल अचानक बढ़ा सकती है। कुछ समय बाद अरीना में लिन और लियांग जून का मैच शुरू होने वाला था। ऊपर बैठा डीन लू चितियन लिन को देखकर सोच रहा था कि यह लड़का उसकी उम्मीद से भी ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। उसके पास बैठी युएन मुस्कुराई और बोली कि यह तो नेचुरल है। उसने पहले ही कहा था कि लिन अलग है। लू चितियन ने मन ही मन माना कि उसने बढ़ा चढ़ाकर कुछ नहीं कहा था क्योंकि लिन ने अकेले ही 2 फॉलन वंस को पकड़ लिया था जो बेहद डेंजरस क्रिमिनल्स थे। क्राउड में लोग डिस्कशन कर रहे थे कि लियांग जून और लिन में से कौन जीतेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि वे लिन को सपोर्ट करना चाहते हैं। पास खड़ी एक चीयरफुल लड़की ने शाओरू से पूछा कि उसे क्या लगता है कौन जीतेगा। शाओरू हल्की मुस्कान के साथ बोली कि उसे क्या लगता है। लड़की ने एक्साइटेड होकर कहा कि लियांग जून जरूर जीतेगा क्योंकि लिन 1st ईयर स्टूडेंट है। शाओरू कुछ पल चुप रही। पास खड़ी शॉर्ट हेयर लड़की ने हैरानी से पूछा कि क्या वह सच में सोचती है कि लिन जीत सकता है। अरीना की ओर देखते हुए शाओरू ने काल्म आवाज में कहा कि साफ दिख रहा है कि लिन ने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है। यह सुनकर लड़की ने तुरंत अपना ओपिनियन बदल लिया और कहा कि अगर शाओरू ऐसा सोचती है तो वह भी लिन को सपोर्ट करेगी। उसी समय अरीना में लियांग जून ने शांत आवाज में कहा कि वह यह मैच जीतेगा। लिन ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया कि जीत सिर्फ बातों से नहीं मिलती। उसने हल्के व्यंग्य से पूछा कि क्या गोआन क्लब के सभी लोग सिर्फ बातें करना जानते हैं। यह सुनकर लियांग जून गुस्से में आ गया। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा कि बहुत अच्छा। फिर उसने अपना भयानक पेट समन किया और कहा कि उसे उम्मीद है लिन बाद में भी यही एटीट्यूड बनाए रखेगा। क्राउड तुरंत एक्साइटेड हो गया। कुछ लोग बोले कि लियांग जून अब सीरियस हो गया है। कुछ ने कहा कि उसका फ्लेम वीवर फिर से इवॉल्व होता हुआ लग रहा है। कई लोगों ने कहा कि 3 रैंक 5 पेट्स के सामने लिन की हार तय है, लेकिन लिन बस हल्का मुस्कुराया। उसने कहा कि लियांग जून के पास 3 पेट्स हैं। फिर उसने उंगली स्नैप की और आइस क्वीन, रॉक कोस्ट और इग्नस रॉक ड्रैगन को भी समन कर लिया।
उसने काम आवाज़ में कहा कि यह भी कोइंसिडेंस है क्योंकि उसके पास भी 3 पेट्स हैं। ये देखकर क्राउड पूरी तरह शॉक हो गया। कई लोग चिल्लाने लगे कि वह सच में इग्नस रॉक ड्रैगन है। लोग हैरान थे कि लिन ने सच में एक ड्रैगन से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। निंग और गुइली भी चौंक कर बोली कि यह सच में इग्नस रॉक ड्रैगन है। गुआंगयान ने अपना ग्लासेस ठीक किया और एनालिसिस करते हुए कहा कि उसके साइज को देखकर लगता है कि वह एडल्ट इग्नस रॉक ड्रैगन है। उसने मन ही मन सोचा कि इतने कम समय में ड्रैगन को हैच करना, उससे कंट्रैक्ट करना और उसका लेवल इतना बढ़ा देना सच में इनक्रेडिबल है। वह खुद को यह सोचने से रोक नहीं पाई कि लिन के पास आखिर कितने सीक्रेट्स छिपे हुए हैं। इतनी तेज प्रोग्रेस किसी भी सामान्य बीस्ट मास्टर के लिए संभव नहीं होती। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि लिन इतने कम समय में इतने पावरफुल पेट्स और स्किल्स कैसे हासिल कर रहा है। उधर अरीना में लिन ने तुरंत आदेश दिया कि आइस क्वीन और रॉक गोस्ट पूरी ताकत से अटैक करें और बिल्कुल भी दया न दिखाएं। उसी समय इग्नस रॉक ड्रैगन ने गहरी गुर्राहट की और अपनी एनर्जी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड्स में उसके मुंह के सामने एक विशाल एनर्जी स्फीयर बनने लगा और फिर उसने उसे सीधे लियांगजून के पेट्स की ओर फेंक दिया। इसी समय आइस क्वीन और रॉक होस्ट भी तेजी से आगे बढ़े और कंबाइंड अटैक शुरू कर दिया। 3 दिशाओं से अचानक आए इस अटैक ने लियांगजून को कुछ सेकंड्स के लिए शॉक में डाल दिया क्योंकि उसने इतनी तेज रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन जैसे ही आइस शार्ड्स फ्लेम वीवर की डिफेंस से टकराए, वे टूटकर बिखर गए। लियांगजून का एक भयानक पेट रॉक गोस्ट के पावरफुल पंच को भी सह गया। उसी समय फ्लेम वीवर ने तुरंत स्पिरिट गार्डियन फायर शील्ड एक्टिवेट कर ली और उसके चारों ओर आग की एक विशाल वॉल खड़ी हो गई। आग की लपटें तेजी से फैलने लगीं और पूरे अरीना में भयानक हीट फैल गई। ये देखकर लियांगजून झुंझलाया और उसने इग्नस रॉक ड्रैगन की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया कि पहले ड्रैगन को खत्म करो। तभी इग्नस रॉक ड्रैगन ने अपनी स्पेशल स्किल क्रिम्सन मिस्ट स्टील्थ एक्टिवेट कर दी। हल्की लाल मिस्ट पूरे एरिना में फैल गई। ये देखकर फ्लेम वीवर कुछ सेकंड्स के लिए घबरा गया और उसने तुरंत मिस्ट एक्सप्लोजन से काउंटर अटैक करने की कोशिश की। लेकिन अटैक पूरा होने से पहले ही आइस क्वीन की आइस पावर ने उस टेक्निक पुन को बीच में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। वह बिल्कुल शांत खड़ी रही, जैसे यह उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं थी। अटैक इतना पावरफुल था कि फ्लेम वीवर कुछ समय के लिए पूरी तरह फ्रोजन हो गया। पीछे खड़ा लियांगजून यह देखकर कंफ्यूज्ड हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वह सोचने लगा कि क्या यह सब किसी जोक की तरह हो रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक ह्यूमनॉइड आइस टाइप पेट इतनी पावरफुल टेक्निक को रोक सकता है। उसने अनुमान लगाया कि यह पेट शायद रैंक 5 के हाई लेवल तक पहुंच चुका है। उसे यह बात बिल्कुल अनरियल लग रही थी कि एक फर्स्ट ईयर बीस्ट मास्टर इतना पावरफुल पेट रख सकता है। लियांगजून ने चुपचाप अपनी हथेली में एनर्जी स्फीयर बनाना शुरू किया और मन ही मन प्लान बनाया। अगर वह उस आइस टाइप पेट को खत्म कर दे जो पूरे बैटल को कंट्रोल कर रहा है, तो लिन का रैंक 4 ड्रैगन भी बेकार हो जाएगा। जैसे ही उसे सही मौका मिला, उसने अचानक अटैक किया और जोर से चिल्लाया कि यही सही समय है। उसने तुरंत स्पिरिट टेक्निक सोल बर्निंग पियर्स छोड़ दी। उसी समय सामने से लिन की स्पिरिट एरो भी आ गई और दोनों पावर्स आपस में टकरा गईं। दोनों अटैक्स के टकराते ही एक विशाल एक्सप्लोजन हुआ। पूरा अरीना स्मोक और डस्ट से भर गया और कुछ सेकंड्स तक किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। इसी बीच लिन हल्के से हंसा और व्यंग्य में बोला कि एक सीनियर का पेट बैटल में चोरी से इंटरफेयर करना सच में बहुत शर्मनाक है। उसने ताना मारते हुए कहा कि यह बिहेवियर गोवान क्लब की स्टाइल से पूरी तरह मेल खाता है। ये सुनते ही लियांगजून का गुस्सा फूट पड़ा। उसने दांत भींचकर मन ही मन कसम खाई कि अब वह लिन को नहीं छोड़ेगा। अगले ही पल लियांगजून के 2 पेट्स अजीब तरह से मरोड़ खाने लगे और दर्द भरी आवाज़ें निकालने लगे। उनका शरीर एक दिशा में खींचने लगा और उनकी सारी एनर्जी फ्लेम वीवर में समाने लगी। ये दृश्य देखकर क्राउड में पैनिक फैल गया। लोग चिल्लाने लगे कि आखिर यह क्या हो रहा है। कुछ ही सेकंड्स में दोनों पेट्स की एनर्जी पूरी तरह फ्लेम वीवर में अब्सॉर्ब हो गई और वह पहले से कई गुना पावरफुल हो गया। ऊपर स्टैंड में यह देखकर डीन लुचितियन अचानक खड़े हो गए। उन्होंने घबरा कर कहा कि यह स्पिरिट टेक्निक दूसरे पेट्स की लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब करके पावर बढ़ाती है। उन्होंने इसे पूरी तरह मैडनेस बताया और कहा कि मैच तुरंत रोक देना चाहिए। लेकिन पास खड़ी यूएन ने काम आवाज़ में कहा कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लिन इसे हैंडल कर सकता है। फिर भी लुचितियन बहुत चिंतित थे क्योंकि फ्लेम वीवर अब रैंक 6 तक पहुंच चुका था। उसी समय सिस्टम पैनल सामने आया और नोटिफिकेशन दिया कि फ्लेम वीवर रैंक 6 स्टेज 2 तक एवॉल्व हो चुका है और यह पावर केवल 3 मिनट तक रहेगी।
लियांग जून को अपनी टेक्निक पर पूरा कॉन्फिडेंस था। उसने सोचा कि भले ही इससे उसकी स्पिरिट पावर खत्म हो जाएगी और उसे अपने 2 पेट्स की सैक्रिफाइस देनी पड़ेगी, लेकिन वह आज किसी भी कीमत पर लिन को खत्म कर देगा। लेकिन लिन बिल्कुल भी नहीं घबराया। वह हल्का मुस्कुराया और बोला कि यही वह ट्रम्प कार्ड है जिस पर लियांग जून इतना गर्व कर रहा था। फिर उसने गंभीर होकर कहा कि ऐसा फ्यूजन जो अपने ही साथियों की लाइफ ले ले, वह सिर्फ ब्लैक मैजिक है। इसके बाद लिन ने आइस क्वीन और अर्थ स्पिरिट को आदेश दिया। अगले ही पल दोनों गायब हो गए। कुछ सेकंड्स में उनके बॉडीज के टुकड़े आपस में जुड़ने लगे और एक विशाल नया फॉर्म बनने लगा। स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक एक्टिवेट हो गई और दोनों पैट्स मिलकर एक विशाल डीमन जैसे फॉर्म में बदल गए। यह नया फॉर्म था अबिसल फ्रॉस्ट जायंट। लिन ने हल्की हैरानी से सोचा कि जैसा उसने उम्मीद की थी, आइस क्वीन के इवॉल्व होने के बाद फ्यूजन फॉर्म भी अपग्रेड हो गया है। उसी समय सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया कि अबिसल फ्रॉस्ट जायंट का लेवल रैंक 6 स्टेज 4 है और उसकी पावर केवल 1 मिनट तक ही बनी रहेगी। लिन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ घोषणा की कि इस बैटल को खत्म करने के लिए 1 मिनट ही काफ़ी है। नीचे खड़ी क्राउड तुरंत एक्साइटमेंट से चिल्लाने लगी। लोग शॉक और एक्साइटमेंट में कहने लगे कि लिन के पेट्स भी फ्यूजन कर चुके हैं। कुछ स्पेक्टेटर्स हैरानी से बोल रहे थे कि उस फ्यूजन की ऑरा लियांग जून के फ्लेम वीवर से भी ज़्यादा पावरफुल लग रही है। जाओ श्योंग पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया और चिल्लाकर बोला कि उसका बड़ा भाई लियांग जून के फैमिली की इनहेरिटेड स्पिरिट टेक्निक कैसे यूज़ कर सकता है। उसके पास खड़ी निंग खुशी से मुस्कुरा रही थी। उसने गर्व से कहा कि उसके भाई की स्पिरिट टेक्निक लियांग जून की टेक्निक से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। ऊपर स्टैंड में बैठे डीन लूचिटियन इतने शौक में थे कि अचानक खड़े हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी ओर यूयन बिल्कुल काम थे और जोर से हंसते हुए बोले कि उन्होंने पहले ही कहा था कि यह लड़का सब संभाल सकता है। दूसरी ओर लियांग जून के लिए यह सब एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। उसने घबरा कर चिल्लाया कि यह कैसे पॉसिबल है और लिन ने यह सब कैसे कर लिया। लेकिन उसने खुद को समहाउ काम किया और तुरंत अपने फ्लेम वीवर को अटैक का ऑर्डर दिया। वह गुस्से में चिल्लाया कि लिन अब ड्रामा बंद करे और सीधे हेल में जाए। अगले ही पल फ्लेम वीवर के ऊपर आग की एक विशाल फिंगर जैसी फ्लेम उठी और पूरा अरीना जैसे चलने लगा। फिर उसने अपनी सबसे डेंजरस टेक्निक परगेटोरी मीटियर एक्सप्लोजन एक्टिवेट कर दी। फायर का विशाल अटैक आसमान से गिरते मीटियर की तरह नीचे आया और पूरा एरिया फ्लेम्स से भर गया। लेकिन इस सब के बीच लिन बिल्कुल काम खड़ा रहा। उसने अपनी आर्म्स फोल्ड कर लीं और हल्की मुस्कान के साथ कहा कि नॉर्मली फायर एलिमेंट को आइस एलिमेंट पर एडवांटेज मिलता है, लेकिन जब एक्सट्रीम कोल्ड सामने हो तब लियांग जून की यह छोटी सी फायर हवा में कांपती हुई कैंडल से भी ज़्यादा वीक होती है। उसी समय हवा में एक विशाल आइस मैस बनने लगा। कुछ ही सेकंड्स में वह शेप लेकर अबिसल फ्रॉस्ट आइस कोर क्रैश बन गया जो रॉक कोस्ट के हाथ में चमक रहा था। फिर अचानक स्काई से एक विशाल आइस ब्लॉक गिरा और सीधे फ्लेम वीवर की पोजीशन पर आकर क्रैश हो गया। ये सीन देखकर लियांग जून के नीज कांप गए और वह वहीं नील कर गया। उसने शॉक में चिल्लाकर कहा कि यह इम्पॉसिबल है। अगले ही पल पूरा सीन जैसे टूट गया और उसके अंदर का कॉन्फिडेंस भी उसी के साथ बिखर गया। लियांग जून दर्द से चिल्लाया कि उसकी स्पिरिट फ्यूजन, जो उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था, पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। पूरा एरिना आइस की मोटी लेयर्स के नीचे दब चुका था। ग्राउंड से वाइट मिस्ट उठ रही थी और चारों ओर एक्सट्रीम कोल्ड फैल गई थी। भयानक इम्पैक्ट से दूर जा गिरा लियांग जून लगातार कॉफ कर रहा था। खांसते हुए वह सोच रहा था कि क्या यह स्पिरिट फ्यूजन का रिएक्शन है। उसने अपने गिर चुके पेट्स को देखा और खुद को बेहद हेल्पलेस महसूस किया। उसने दुख से कहा कि फ्लेम वीवर अब फाइट करने की कंडीशन में नहीं है और क्रिम्सन मिस्ट मॉन्स्टर तथा हेलफायर जायंट दोनों की ग्रोथ रेट भी 0 पर वापस आ गई है। गुस्से से टीथ ग्राइंड करते हुए वह इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह आखिर ऐसे कैसे हार गया। वह कड़वाहट से बोला कि वह इस डिफीट को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और पूछने लगा कि उस लड़के को उसे हराने का राइट किसने दिया। तभी लाउडस्पीकर से रेफरी की वॉइस गूंजी। उसने घोषणा की कि लियांग जून और उसके पेट्स फाइट करने की एबिलिटी खो चुके हैं और सेमीफाइनल का विनर लिन है। जैसे ही यह अनाउंसमेंट खत्म हुई, पूरा अरीना गूंज उठा। क्राउड एक्साइटमेंट से चिल्लाने लगा कि लिन ने सच में कर दिखाया और लियांग जून को हरा दिया।
कुछ लोग जोर से कह रहे थे कि लिन अमेजिंग है, जबकि कुछ लड़कियां उसकी हैंडसम अपीयरेंस के बारे में चिल्ला रही थीं। कई स्पेक्टेटर्स गॉन क्लब का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि दूसरों को नीचा दिखाने की यही सज़ा मिलती है। वहीं बहुत से लोग लगातार लिन की प्रेज़ कर रहे थे और कह रहे थे कि उसने शानदार परफॉर्मेंस दिया है। अरीना के बीच में आइस क्वीन और रॉक कोस्ट अभी अभी फ्यूजन से अलग हुए थे। लिन तुरंत आगे बढ़ा और आइस क्वीन को संभाल लिया। उसने तीनों पेट्स की प्रेज़ की और कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पास खड़ी आइस क्वीन धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ रिकवर कर रही थी। लिन ने चुपचाप एनालाइज किया कि इस बार फ्यूज़न खत्म होने के बाद आइस क्वीन और बाकी पेट्स तुरंत अनकॉन्शियस नहीं हुए। उसने कंक्लूजन निकाला कि जैसे जैसे उनकी पावर बढ़ेगी, फ्यूज़न का कॉस्ट भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। फिर उसने रॉक कोस्ट और इग्नस रॉक ड्रैगन की ओर देखा और फैसला किया कि उन्हें वापस समन स्पेस में भेज देना चाहिए ताकि वे रेस्ट कर सकें और अपनी पावर रिकवर कर सकें। उसी समय उसके सामने सिस्टम पैनल दिखाई दिया जिसमें नोटिफिकेशन आया कि एक नया अचीवमेंट अनलॉक हुआ है। यह अचीवमेंट एकेडमी कंपटीशन 7 फाइनलिस्ट था और इसके रिवॉर्ड में 600 अचीवमेंट पॉइंट्स मिले। लिन ने तुरंत अपना फोकस फिर से सेंटर किया और सोचा कि अब उसे सिर्फ फाइनल मैच जीतना है। लेकिन तभी स्पेक्टेटर स्टैंड में बैठी डेंग्रो ने अचानक हाथ उठाया और रेफरी से कहा कि वह मैच फॉरफिट कर रही है। उसने सीरियस वॉइस में फिर दोहराया कि 4th ईयर स्टूडेंट डेंग्रो अपनी कंपटीशन एलिजिबिलिटी वॉलंटियरली छोड़ रही है। उसका यह डिसीजन सुनकर पूरा एरिना शॉक में आ गया। उसके पास बैठी लड़की ने आइस रोल करते हुए पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वह दोनों के बीच होने वाली फाइट देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। डेंग्रो ने काम वॉइस में जवाब दिया कि उसका ट्रम्प कार्ड असली एनिमीज के लिए रिजर्व्ड है। उसने कहा कि जूनियर ब्रदर लिन के साथ प्रैक्टिस जैसी फाइट करने का कोई मतलब नहीं है। उसके अनुसार एकेडमी का टॉप स्टूडेंट बनना लिन के लिए केवल बिगिनिंग है। उसने कहा कि उससे ज़्यादा इंटरेस्ट इस बात में है कि लिन आने वाले बीस्ट टेमर लीग टूर्नामेंट में पुराने प्रेस्टिजियस स्कूल्स के स्टूडेंट्स को कैसे हराएगा। दंगरो यह कहने के बाद धीरे धीरे अरीना की ओर चलने लगी। उसी समय लिन ने भी सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। वह आगे बढ़ा और विनम्र मुस्कान के साथ उसे धन्यवाद देते हुए बोला कि उसने उसे जीतने का अवसर दिया और उसे सीनियर सिस्टर कहकर संबोधित किया। डेंग्रो ने हाथ आगे बढ़ाया और लिन को चैंपियन बनने की बधाई दी। उसने कहा कि वह सच में टॉप स्टूडेंट बनने के योग्य है और शायद भविष्य में वे किसी बड़े स्टेज पर फिर मिलेंगे। लिन ने खुशी से उसका हाथ थाम लिया और कहा कि वह भी उस दिन का इंतज़ार करेगा जब वे साथ लड़ सकेंगे। दोनों के हैंडशेक के साथ ही मैच का रिजल्ट पूरी तरह तय हो गया। उसी समय सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन सामने आया। उसमें बताया गया कि एकेडमी ग्रैंड कंपटीशन अचीवमेंट अनलॉक हो गया है क्योंकि लिन ने चैंपियनशिप जीत ली है। इसके रिवॉर्ड में 1500 अचीवमेंट पॉइंट्स, एक स्पिरिट टेक्निक स्क्रोल और एक रैंडम आर्टिफैक्ट रिवॉर्ड पैक शामिल था। नोटिफिकेशन पढ़कर लिन बस हल्का मुस्कुराया। कुछ देर बाद अवार्ड सेरेमनी शुरू हुई और सभी स्पेक्टेटर्स उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। अनाउंसमेंट हुई कि डीन लुचितियन खुद लिन को अवार्ड देंगे। जब उन्होंने लिन के गले में मेडल डाला तो मुस्कुराकर बोले कि लिन ने उन्हें कई बार सरप्राइज किया है। उन्होंने उसकी खुलकर प्रेज की और कहा कि उसकी स्ट्रेंथ अब बड़े स्टेज के लिए तैयार है और स्कूल उसे पूरा सपोर्ट देगा। इसके बाद एक चमकदार बैज लाया गया। लुचितियन ने उसे लिन के लेफ्ट चेस्ट पर लगाते हुए घोषणा की कि आज से लिन निंगजांग बीस्ट एकेडमी का टॉप रैंक स्टूडेंट होगा। उन्होंने समझाया कि यह बैज उसकी नई आइडेंटिटी का सिंबल है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर लिन को लीव चाहिए या एकेडमी के सीक्रेट रेल्म में प्रवेश करना हो तो उसकी सभी रिक्वेस्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी। लिन ने विनम्रता से सिर झुकाकर डीन को धन्यवाद दिया। फिर लुचितियन ने मुस्कुराकर कहा कि बाकी रिवॉर्ड्स जैसे प्राइस मनी और आर्टिफैक्ट वह अगले दिन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से ले सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि कई रेयर आर्टिफैक्ट्स तैयार रखे गए हैं और लिन उनमें से अपनी चॉइस का एक चुन सकता है। कई दिनों तक चली कंपटीशन के बाद एकेडमी ने 3 दिन की हॉलिडे घोषित कर दी। ये सुनकर स्टूडेंट्स बहुत खुश हो गए। एक स्टूडेंट स्ट्रेच लेते हुए बोला कि आखिर 3 दिन का रेस्ट मिलेगा। तभी निंग ने लिन का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए कहा कि उसने और गुइनली ने पहले ही प्लान बना लिया है। उसने बताया कि इन 3 दिनों में वे पास के ग्रीनवुड सीक्रेट रियलम में ट्रेनिंग करने जाएंगी ताकि अपनी बैटल एबिलिटी बढ़ा सके। यह सुनकर लिन ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा कि क्या सिर्फ वे दोनों ही जा रही हैं। उसके मन में सवाल उठा कि कब से उनकी फ्रेंडशिप इतनी गहरी हो गई। लिन मन ही मन सोचने लगा कि ग्रीनवुड सीक्रेट रियलम का लेवल भले लो हो, लेकिन उसका टेरन कॉम्प्लेक्स है और वहाँ लॉस्ट होना आसान है।
उसे लगा कि दोनों लड़कियों का नेचर भी अलग है, एक बहुत इम्पल्सिव है और दूसरी बहुत प्लेफुल। गोइनली ने उसकी चिंता समझ ली और आगे बढ़कर बोली कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कि यह सिर्फ ग्रीनवुड सीक्रेट रियलम है और वे दोनों इसे हैंडल कर सकती हैं। निंग ने भी मुस्कुराकर कहा कि वे ग्रैंड कंपटीशन के इनिशियल राउंड्स भी पार नहीं कर सकी, इसलिए उन्हें और हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। दोनों के डिटर्मिनेशन को देखकर लिन ने आखिरकार मान लिया, हालांकि वह अब भी थोड़ा वरीड था। तभी लिन को अचानक कुछ याद आया। उसने सिस्टम पैनल खोलते हुए सोचा कि उसकी करंट स्ट्रेंथ के साथ बहुत ज़्यादा आर्टिफैक्ट रखना शायद यूज़फुल नहीं है, लेकिन अगर सिस्टम से मिलने वाला रैंडम आर्टिफैक्ट निंग के काम आ जाए तो वह उसके लिए सेफ्टी टूल बन सकता है। ये सोचकर उसने रिवॉर्ड पैक खोलने का फैसला किया। सिस्टम ने बताया कि उसने रैंडम आर्टिफैक्ट रिवॉर्ड पैक यूज़ किया और उसे एक आर्टिफैक्ट मिला जिसका नाम ब्लिंक शैडो ऑर्ब है। सिस्टम ने तुरंत उसका डिस्क्रिप्शन दिखाया और बताया कि यह आर्टिफैक्ट यूज़र को अपनी विजन रेंज के भीतर किसी भी लोकेशन पर इंस्टेंट टेलीपोर्ट करने की एबिलिटी देता है। इसे लगातार 3 बार यूज़ किया जा सकता है और उसके बाद 24 आवर्स का कूल डाउन होता है। ये रिजल्ट देखकर लिन काफ़ी सेटिस्फाइड हुआ और बोला कि यह बिल्कुल परफेक्ट आइटम है। फिर वह निंग की ओर मुड़ा और कहा कि वह उसे कुछ देना चाहता है। यह सुनकर निंग हैरान हो गई और पूछने लगी कि क्या। लिन ने उसे ब्लिंक शैडो ऑर्ब थमा दिया और समझाया कि यह एक आर्टिफैक्ट है जो शॉर्ट डिस्टेंस टेलीपोर्ट कर सकता है और डेंजर सिचुएशन में उसकी लाइफ बचा सकता है। उसने सलाह दी कि वह हमेशा कम्युनिकेशन ऑन रखे और अगर कहीं डेंजरस क्रीचर्स का स्वॉर्म दिखे तो फोर्स फाइट करने की कोशिश न करे। निंग ने शरारती अंदाज में आंख मारी और खुशी से उसका धन्यवाद किया। उसने एक्साइटेड होकर कहा कि वह समझ गई है और बहुत केयरफुल रहेगी। गिनली आगे बढ़ी और बोली कि यह आर्टिफैक्ट बहुत एक्सपेंसिव होता है और लिन निंग के लिए सच में बहुत अच्छा है। निंग ने हंसते हुए उसे छेड़ा और पूछा कि क्या वह जेलस हो रही है। उसने मजाक में कहा कि आखिर लिन उसका बड़ा भाई है। पीछे खड़ा लिन यह देखकर थोड़ा रिलैक्स महसूस करने लगा। उसने सोचा कि उन्हें एक ट्रम्प कार्ड दे देने से उसका मन थोड़ा शांत हो गया है। इसके बाद लिन ने सोचा कि उसका अगला टारगेट अर्थ स्प्रिट और इग्नस रॉक ड्रैगन के लिए अपग्रेड मटेरियल्स तैयार करना होगा। इसी बीच दूसरी बिल्डिंग में कोई व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा था कि डार्क एलिमेंट ओरिजिन स्टोन की मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा है और शायद सीधे सोर्स तक जाना बेहतर होगा। वहीं नूडल्स खाते हुए चाओ श्योंग ने चिंतित होकर कहा कि 1000 इंसेक्ट सीक्रेट रेल्म में ऐसे कई डार्क एलिमेंट मटेरियल्स मिलते हैं, लेकिन उसने वार्निंग दी कि वह जगह बहुत स्ट्रेंज है जहाँ हाई लेवल इंसेक्ट टाइप और डार्क टाइप क्रीचर्स हर तरफ घूमते रहते हैं और एनवायरनमेंट भी काफ़ी क्रीपी है। उसने पूछा कि क्या वह व्यक्ति वहां अलोन जाने का प्लान बना रहा है। उसी समय बीस टेमर एसोसिएशन बिल्डिंग के लॉबी में काफ़ी लोग जमा थे। लिन ने मास्क पहना हुआ था और हैंड्स पॉकेट में डालकर आराम से अंदर चला गया। एक रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए उसके पास आई और पूछा कि उसे किस सर्विस की ज़रूरत है। लिन ने अपना कार्ड दिखाते हुए कहा कि उसका नाम लिन है और वह एक ब्रॉन्ज बीस्ट मास्टर है जिसका आईडी नंबर Q56789-54230 है। उसने कहा कि वह 1000 इंसेक्ट सीक्रेट रेल में एंट्री परमिशन के लिए अप्लाई करना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट ने कार्ड लिया और डिटेल्स चेक करते हुए कहा कि उसे थोड़ी देर वेट करना होगा। अचानक उसकी नज़र कार्ड पर टिक गई और वह शॉक में रह गई। उसने कार्ड पर लिखी इन्फॉर्मेशन फिर से पढ़ी। अगले ही पल वह हैरानी से चिल्ला उठी कि यह वही लिन है। लिन ने तुरंत अपनी उंगली होंठों पर रखकर रिसेप्शनिस्ट को चुप रहने का इशारा किया। लड़की तुरंत समझ गई। उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया और सिर हिलाकर कहा कि वह समझ गई है। फिर वह उत्साह से धीरे आवाज़ में बोली कि उसने उसका मैच देखा था और उसे वह बहुत शानदार लगा। उसने बताया कि वह उसकी बड़ी फ़ैन है और झिझकते हुए पूछा कि क्या वह उसे चुपचाप एक ऑटोग्राफ दे सकता है। लिन ने विनम्रता से धन्यवाद कहा, लेकिन मुस्कुराकर बोला कि पहले उसका काम पूरा कर दिया जाए। रिसेप्शनिस्ट तुरंत कंप्यूटर पर काम करने लगी और बोली कि वह अभी उसका एप्लीकेशन प्रोसेस कर देती है। इन दिनों लिन अपनी फेम से थोड़ा परेशान हो चुका था। जब भी वह सड़क पर निकलता लोग उसे पहचान लेते और कहते कि वह लिन है। कुछ लोग उसके बारे में पूछते रहते और कई लोग उसके साथ फ़ोटो लेने के लिए रुक जाते। वह बेबस होकर सोचता कि निंगजान अकादमी की ग्रैंड कंपटीशन को बाहर के लोग भी देख सकते थे, इसलिए अब वह सबके लिए एक सेलिब्रिटी बन गया था। लोग उसके पास आकर फ़ोटो लेते और बार बार कहते चीज़। लिन ने जल्दी ही समझ लिया कि कंपटीशन ख़त्म होने के बाद से वह सच में फेमस हो गया है। अब वह जहाँ भी जाता लोग उसे पहचान लेते और उसके साथ फ़ोटो लेकर उन्हें इंटरनेट पर अपलोड कर देते। उधर रिसेप्शनिस्ट लगातार कंप्यूटर पर काम कर रही थी
और उत्साह से उसका चेहरा लाल हो गया था। थोड़ी देर बाद उसने मुस्कुराते हुए लिन को उसका कार्ड वापस दे दिया और बताया कि सारी प्रोसेस पूरी हो चुकी है। उसने कहा कि उसके आईडी कार्ड में 1000 इंसेक्ट सीक्रेट रियलम का एंट्री परमिट रिकॉर्ड कर दिया गया है। फिर उसने उसे निर्देश दिया कि बिल्डिंग से बाहर निकलकर लेफ्ट टर्न करे और अंडरग्राउंड लेवल में जाए, क्योंकि वहीं से 1000 इंसेक्ट सीक्रेट रियलम का एंट्रेंस है। लिन ने विनम्रता से कार्ड लिया और उसका धन्यवाद किया। कुछ समय बाद लिन बीस्ट अमर एसोसिएशन बिल्डिंग के अंडरग्राउंड लेवल पर पहुंच गया। वहाँ एक बड़ा गेट था जिसके सामने कई लोग लाइन में खड़े थे और सभी बहुत उत्सुक थे कि जल्दी अंदर जाएं। लिन ने चारों ओर नजर डाली और मन ही मन सोचा कि यहाँ काफी लोग हैं। तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज दी। एक युवक उसके पास आया और पूछा कि क्या वह भी 1000 इंसेक्ट सीक्रेट रियल्म की एक्सप्लोरेशन करने आया है। उसने ऑफर दिया कि लिन उनके टीम में ज्वाइन कर ले, लेकिन लिन ने शांत और ठंडे स्वर में उसका प्रपोजल ठुकरा दिया और फिर भी धन्यवाद कहा। वह युवक थोड़ा निराश हो गया और सिर पकड़कर बोला कि कोई बात नहीं। उसी समय दूसरी ओर एक और युवक ने अपनी कैप्टन से पूछा कि वह क्या देख रही है। वह लगातार उसी दिशा में देख रही थी, लेकिन बोली कि कुछ खास नहीं है। तभी अचानक बड़ा गेट खुल गया और एक अनाउंसमेंट सुनाई दी कि 1000 इंसेक्ट सीक्रेट रियलम अब खुलने वाला है और सभी एक्सप्लोरर्स से तैयारी करने को कहा गया। अनाउंसमेंट में वार्निंग दी गई कि यह सीक्रेट रियल्म डेंजरस है और सभी को बेहद सावधान रहना चाहिए। साथ ही बताया गया कि जैसे ही कोई इस रियल्म में एंट्री करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी वेवर रूल लागू हो जाएगा और उसके बाद होने वाले किसी भी डैमेज के लिए एक्सप्लोरर स्वयं जिम्मेदार होगा। कुछ ही पलों में सभी लोग आगे बढ़ने लगे और एक एक करके उस गेट से गुजरते हुए सीक्रेट रियल्म के अंदर प्रवेश करने लगे। अंदर पहुंचने के बाद लिन ने चारों ओर देखा। वहां ब्लू स्काई था, व्हाइट क्लाउड्स धीरे धीरे तैर रहे थे और हल्की विंड चल रही थी। ये सीन देखकर वह भावुक होकर बोला कि यही 1000 इंसेक्ट सीक्रेट रियल्म का इनर वर्ल्ड है। उसके मन में तुरंत जाओ चोंग की दी हुई इंफॉर्मेशन याद आ गई। उसने बताया था कि इस एक्सपीडिशन का असली टारगेट स्कॉर्चिंग वैली नाम की जगह है। लिन को याद आया कि जाओ चोंग मुस्कुराते हुए बता रहा था कि स्कॉर्चिंग वैली में बहुत से डार्क टाइप क्रीचर्स रहते हैं और वहाँ एक रेयर मटेरियल भी मिलता है जिसे ब्लड लाइन क्रिस्टल कहा जाता है। ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और काफ़ी पैसे में बिकता है। ये सोचकर लिन ने अपना मैप निकाला और कुछ देर उसे ध्यान से देखा। उसने कंक्लूजन निकाला कि स्कॉर्चिंग वैली तक पहुंचने के लिए उसे पूरे 1000 इंसेक्ट सीक्रेट रियल्म को क्रॉस करना होगा। लेकिन उसे यह भी लगा कि यह जर्नी रास्ते में क्रीचर्स का हंट करने का अच्छा मौका भी होगी। मैप पर 4 अलग अलग एरियाज मार्क किए गए थे। इनमें स्कॉर्चिंग वैली, रेन फॉरेस्ट रीजन, स्वॉम्प रीजन और ग्रासलैंड रीजन शामिल थे। ये देखकर लिन ने तुरंत फिंगर स्नैप की और इग्नस रॉक ड्रैगन को समन कर लिया। वह फुर्ती से उसकी बैक पर चढ़ गया और मन ही मन सोचने लगा कि स्काई से एरिया और क्रिएचर स्वॉर्म्स को देखना ग्राउंड पर चलने से कहीं आसान होगा। साथ ही उसने सोचा कि आइस क्वीन को फ्रंट लाइन फाइट करके अपनी कंट्रोल एबिलिटी इंप्रूव करनी होगी, जबकि इग्नस रॉक ड्रैगन को एरियल कॉम्बैट की आदत डालनी होगी, क्योंकि दोनों को अभी और प्रैक्टिस चाहिए। ये सोचकर लिन ने इग्नस रॉक ड्रैगन को टेक ऑफ करने का ऑर्डर दिया और कहा कि अब उनकी जर्नी शुरू होती है। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें सीक्रेट रियल्म के अंदर लगातार कई क्रीचर्स का सामना करना पड़ा। सबसे पहला क्रीचर जिसे उन्होंने देखा वह स्पाइक्ड ब्लेड इंसेक्ट था। यह एक कॉमन क्रीचर था जो रैंक 3 स्टेज 4 का था। रॉक होस्ट ने सामने खड़े स्पाइक्ड ब्लेड इंसेक्ट पर जोरदार पंच मारा। उसके अटैक के साथ ही सिस्टम की कई नोटिफिकेशंस एक के बाद एक दिखाई देने लगी। हर नोटिफिकेशन में बताया जा रहा था कि अर्थ स्पिरिट की ग्रोथ रेट बढ़ रही है। कुछ ही देर में फाइट खत्म हो गई और आसपास फिर से शांति छा गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और आखिरकार नाइट हो गई। लिन ने एक छोटी फायर जलाई और डिनर के लिए मीट रोस्ट एड करने लगा। अपने छोटे टेंट के पास बैठकर वह चुपचाप सोचने लगा कि भले ही वह अचीवमेंट पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपने पेट्स की ग्रोथ रेट सीधे बढ़ा सकता है, लेकिन अगर वे रियल बैटल्स नहीं करेंगे तो धीरे धीरे लेजी हो जाएंगे। इसलिए उसने फैसला किया कि डे टाइम में इग्नस रॉक ड्रैगन फाइट करेगा और नाइट टाइम में अर्थ स्पिरिट बैटल करेगा, ताकि दोनों को बराबर प्रैक्टिस मिल सके। इसके बाद लिन ने आइस क्वीन की ओर देखा और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। उसने समझाया कि इस एरिया में जो क्रिएचर्स हैं उनका लेवल बहुत लो है, इसलिए उनसे उसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी।
लेकिन जैसे ही उन्हें कोई स्ट्रॉन्ग एनिमी मिलेगा वह उसे ज़रूर फाइट करने देगा। यह सुनकर आइस क्वीन खुशी से मुस्कुरा दी और सिर हिलाकर अग्री कर लिया। उधर रॉक घोस्ट लगातार बैटल्स करता रहा और हर विक्ट्री के साथ सिस्टम की नई नोटिफिकेशंस सामने आती रहीं, जिनमें बताया जाता था कि अर्थ स्पिरिट की ग्रोथ रेट फिर बढ़ गई है। इसी बीच अचानक रॉक घोस्ट अलर्ट हो गया। उसने तुरंत सिर घुमाकर उस डायरेक्शन में देखा जहां से कोई साउंड आई थी। लिन ने भी महसूस किया कि आसपास कोई आ रहा है। उसने सोचा कि शायद कोई ह्यूमन इस तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही देर में ट्री की ब्रांच के पीछे से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने सामने चलती हुई फायर को देखकर कहा कि आगे किसी ने कैंप लगाया है और शायद वहां दूसरे एडवेंचरर्स भी मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में उसके पीछे 3 और लोग बाहर आ गए और कुल मिलाकर 4 लोग वहां पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने कैंप देखा, उनमें से एक ने एक्साइटेड होकर कहा कि आज उनकी लक अच्छी है क्योंकि उन्हें बिना मेहनत किए रेडी कैंप मिल गया है। दूसरे व्यक्ति ने अपने कैप्टन की बात से एग्री किया और कहा कि उनकी ग्रीन फॉरेस्ट स्क्वाड पहले ही इस एरिया पर नजर रखे हुए थी। उसने घमंड से कहा कि अब देखते हैं कौन उनसे यह जगह छीनने की हिम्मत करता है। जब उनकी नज़र कैंप के पास खड़े रॉक कोस्ट पर पड़ी तो वे थोड़े शॉक में पड़ गए। उनमें से एक ने क्यूरियोसिटी से कहा कि उसने पहले कभी ऐसा पेट नहीं देखा। उसे वह अजीब लगा क्योंकि वह बस उभरी हुई रॉक्स का ढेर जैसा दिख रहा था। उसने अंदाज़ा लगाया कि शायद यह कोई रॉक टाइप क्रीचर होगा। इसके बाद वे तुरंत जोर से चिल्लाने लगे और रॉक कोस्ट को ऑर्डर देने लगे कि यह जगह अब ग्रीन फॉरेस्ट स्क्वाड की है, इसलिए वह तुरंत अंदर जाकर अपने मास्टर को बुलाए और यहाँ से तुरंत निकल जाए। उनके टोन में एरोगेंस और प्रेशर साफ झलक रहा था। उसी समय लिन ने देखा कि रॉक होस्ट को कुछ लोग सराउंड करके खड़े हैं। यह सीन देखकर वह तुरंत आगे बढ़ा और सिचुएशन समझने की कोशिश करने लगा। उसके साथ आइस क्वीन भी थी और दोनों के चेहरे पर हल्का टेंशन साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे उनके पास पहुंचे, उस स्क्वाड का लीडर अचानक रुक गया। उसकी आईज सरप्राइज से फैल गईं और उसने आइस क्वीन को देखकर कहा कि यह एक बेहद ब्यूटीफुल ह्यूमनॉइड पेट है। उसके इस कमेंट से आइस क्वीन अनकंफर्टेबल हो गई और उसने भौहें से गोद लीं। लेकिन अगले ही पल वह खुद भी थोड़ा शॉक में आ गया जब लिन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। लिन ने कोल्ड टोन में उनसे पूछा कि क्या उन्हें किसी तरह की रिक्वायरमेंट है। उसके टोन में साफ फर्मनेस और रिफ्यूज़ल झलक रहा था। तभी उस स्क्वाड का बॉल्ड आदमी आगे बढ़ा और अग्रेसिव वॉइस में चिल्लाते हुए बोला कि लिन तुरंत यहाँ से निकल जाए और यह केव अब उनकी है। उसका बिहेवियर पूरी तरह रूड और हॉस्टाइल था, लेकिन लीडर ने तुरंत अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया और कहा कि इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने स्माइल के साथ कंपैरेटिवली काम टोन में कहा कि अब काफ़ी लेट हो चुका है और वे लोग सिर्फ नाइट स्पेंड करने के लिए एक प्लेस ढूंढ रहे हैं। उसने यह भी कहा कि क्योंकि लिन अलोन लग रहा है, क्या यह पॉसिबल है कि वे कुछ समय के लिए यहाँ स्टे कर सकें। लिन ने बिना किसी हेसिटेशन के काम लेकिन क्लियर वर्ड्स में जवाब दिया कि यह पॉसिबल नहीं है। उसके आंसर में स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था और उसने अपने डिसीजन को बदलने का कोई साइन नहीं दिया। ये सुनते ही बेल्ट आदमी एंग्री हो गया और थ्रेटनिंग टोन में बोला कि वे ग्रीन फॉरेस्ट स्क्वाड से हैं। लिन ने डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से अपने ईयर में उंगली डालते हुए पूछा कि क्या यह नेम बहुत फेमस होना चाहिए, क्योंकि उसने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। उसके इस रिप्लाई ने बेल्ट आदमी को और ज़्यादा एंग्री कर दिया। उसने तुरंत स्लीव्स चढ़ाईं और अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसके पास खड़े एक व्यक्ति ने तुरंत उसका शोल्डर पकड़कर उसे रोक लिया। बॉल्ड आदमी इरिटेटेड होकर बोला कि उसे क्यों रोका जा रहा है। तब उसके साथी ने लो वॉइस में पूछा कि क्या उसे लिन थोड़ा फेमिलियर नहीं लग रहा। बॉल्ड आदमी हंसते हुए बोला कि यह आइडिया पूरी तरह रिडिकुलस है, लेकिन उसका साथी सीरियस बना रहा और उसने केयरफुली पूछा कि क्या उसने हाल ही में निंगशांग एकेडमी की कंपटीशन नहीं देखी। उसने आगे कहा कि उस कंपटीशन में एक ह्यूमनॉइड आइस टाइप पेट था, एक स्ट्रेंज रॉक टाइप क्रीचर था और साथ ही एक इग्नस रॉक ड्रैगन भी था। उसने बताया कि उसने इसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था और जो डिस्क्रिप्शन वहाँ दिया गया था वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा वे अभी देख रहे हैं। उसने कंक्लूजन निकालते हुए कहा कि यह वही फेमस टैलेंटेड बीस्ट मास्टर हो सकता है जिसने अपने फर्स्ट ईयर में ही निंगजांग एकेडमी का टॉप स्टूडेंट बनने का अचीवमेंट हासिल किया था। उस व्यक्ति ने डिटेल में बताया कि वह युवक एकेडमी का सबसे कम उम्र का टॉप स्टूडेंट है और बीस्ट टेमिंग की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ स्टार माना जा रहा है। यह सुनकर बॉल्ड आदमी थोड़ा हेजिटेट करने लगा और अनसर्टेन टोन में बड़बड़ाने लगा। उसने एक्सेप्ट किया कि अब जब यह बात सामने आई है तो लिन सच में उस डिस्क्रिप्शन वाले व्यक्ति से काफ़ी हद तक मैच करता है।
फिर भी स्क्वाड का लीडर उसे पहचान नहीं पाया। उसने गुस्से में फिंगर उठाकर लिन की ओर पॉइंट किया और कहा कि जब लिन उसे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा तो वह भी उसे कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। इसके बाद उसने बिना टाइम वेस्ट किए अपना भयानक पेट समन कर लिया और हार्श टोन में लिन को वार्निंग दी कि उसके पास सिर्फ 5 सेकंड्स हैं। वह अपने पैड्स को लेकर यहाँ से जितना दूर जा सकता है चला जाए, क्योंकि यह केव अब ग्रीन फॉरेस्ट स्क्वाड की है। उसके द्वारा समन किया गया क्रीचर एक गोस्ट फेस स्पाइडर था, जिसकी प्रेजेंस ही फियर पैदा करने के लिए काफ़ी थी। लीडर ने आईब्राउ उठाते हुए आइस क्वीन की ओर इशारा किया और मॉकिंग टोन में कहा कि अगर लिन चाहे तो उस ह्यूमनॉइड पेट को यहीं छोड़ सकता है ताकि वह उनके साथ रह सके। उसने कंटेम्प्ट भरे टोन में यह भी कहा कि एक सोलो ट्रैवलर को अपनी लिमिट्स समझ लेनी चाहिए। लेकिन अगले ही मोमेंट सिचुएशन पूरी तरह बदल गई। 3 पावरफुल अटैक्स एक साथ गोस्ट फेस स्पाइडर पर गिर पड़े। स्पिरिट एरो, आइस ब्लास्ट और अर्थ स्पाइक्स ने सीधे उसे हिट किया। स्पाइडर पेन में चीख उठा और कुछ ही सेकंड्स में उसकी कंडीशन क्रिटिकल हो गई। इस अटैक का इम्पैक्ट सिर्फ उस क्रिएचर पर नहीं पड़ा बल्कि उसके मास्टर पर भी पड़ा। लीडर को इंटरनल इंजरी लग गई और वह जोर जोर से कॉफ करने लगा। उसके माउथ से ब्लड बहने लगा और वह शॉक में सामने देखने लगा। वह स्टंट होकर सोचने लगा कि यह कैसे पॉसिबल है और शॉक में बोला कि उसका रैंक 5 का पावरफुल पेट इतनी आसानी से कैसे डिफीट हो गया। लिन ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि जब वह अपनी स्पीच कंट्रोल नहीं कर सकता तो अब उसे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके वर्ड्स में साफ वार्निंग थी। उसी समय पहले वाला साथी तुरंत आगे आया और सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश करने लगा। उसने जल्दी जल्दी लिन से रिक्वेस्ट की कि वह काम रहे और